विश्वजीत को सुनाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा ठीक है। ओके देखो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया होगा, एक बार देख लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है तो एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। ओके देखो हम लोग फाइनल, अच्छा फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे जहां पर हम लोगों ने लास्ट इलास्ट्रेशन 4 तक किया था। आज हम लोग इलास्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांशु ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2020। ये देखो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो ये डेबिट साइड होता है ट्रायल बैलेंस का, ये क्रेडिट साइड होता है। नहीं लिखा हुआ है कोई बात नहीं, हमें पता होता है ये। अच्छा इसके बाद देखो इन्वेंट्री है। अच्छा इन्वेंट्री ये बताओ, यहाँ पर तो कुछ डेट नहीं दिया है तो नॉर्मली ये कौन सा इन्वेंट्री होगा। देखो ये क्लोजिंग ओपनिंग कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म कर पाएंगे कैसे। ये देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया है 2,70,000। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का 2,70,000 नीचे दे दिया है तो ऊपर जो है वो कौन सा वाला होगा, ओपनिंग। ऊपर दिया हुआ जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। कैश इन हैंड, मशीन परचेज, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट, सम्स ओइंग बाय कस्टमर। सम्स ओइंग बाय कस्टमर यानी जिनसे हमें पैसा मिलेगा। ट्रेड पेबल, सम्स ओइंग टू सप्लायर जो हमें देना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर बोला है प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्लोजिंग एंट्री क्या है, क्लोजिंग एंट्री मतलब हमें ये देखो पहले जर्नल होता है, सबसे पहले क्या होता है जर्नल एंट्री। उसके बाद हम लोग उसको कहाँ पोस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं पोस्टिंग लेजर, इसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। चलो कोई फिर से किसी का नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा देखो उसके बाद वेजेस जो हम बता रहे थे कि लेजर जर्नल एंट्री करते हैं यानी रिकॉर्डिंग, इसे बोला जाता है रिकॉर्डिंग। उसके बाद लेजर उसको बोला जाता है पोस्टिंग। फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, एक्यूरेसी के लिए है ना, एरिथमेटिक एक्यूरेसी के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों का जो भी अकाउंट्स बना हुआ है अभी तक, जो भी रिकॉर्डिंग और लेजर पोस्टिंग हुआ है वो सही है कि गलत है। ठीक है मतलब कहीं पर एरिथमेटिकल अगर कोई एक्यूरेसी प्रॉब्लम है तो वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू ट्रायल बैलेंस जो कि अभी तक बना हुआ है। ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है हम लोगों को क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये सब अकाउंट को हमें क्लोज करना है। ये सब अकाउंट्स का बैलेंस है कि नहीं मुझे बताओ, जो ट्रायल बैलेंस में लिखते हो ये अकाउंट्स का बैलेंस है कि नहीं उस रेस्पेक्टेड अकाउंट का। ट्रायल बैलेंस कैसे बना है ना, तो ये देखो कैपिटल का ये बैलेंस है तो हम लोग को इसको एंट्री से दिखाना है। ये क्लोजिंग बैलेंस जो भी लेजर से आया उसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका एंट्री दिखाना है। तो एंट्री काफी आसान होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम ट्रेडिंग में क्लोज होगा, ठीक है, कौन सा पीएल में क्लोज होगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, उस रिगार्डिंग हम लोग एंट्री जो है वो पास कर देंगे। ठीक है तो देखो ये सब नॉलेज के लिए, ऐसा एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। फाइनल अकाउंट्स एक आता है उसमें एक अच्छा खासा मार्क्स रहता है, वो तुम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह के लिए ये काम में आएगा, तभी हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट लिखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। हम लोग पहले ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम क्लोज होगा उसे चेक कर लेते हैं। कैपिटल नहीं होगा,
ओपनिंग इन्वेंट्री जरूर होगा, बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में तुम लोग कैसे लिखते हो? टू ओपनिंग, तो 2 लिखेंगे इन्वेंट्री बोल के, ये वाला अमाउंट कौन सा, ये 2 लाख वाला, 2 इन्वेंट्री बोल के 2 लाख वाला। कैश इन हैंड नहीं होगा, मशीन नहीं होगा, परचेस होगा। तो परचेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग टू परचेस होगा या परचेस टू, पहले वाला ट्रेडिंग टू परचेस। और इसका अमाउंट जितना है उतना तुम लोग को लिख देना है, 18,20,000। वेजेस बताओ, वेजेस कहाँ जाएगा? ये गया, ये गया, वेजेस भी जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग टू वेजेस। अब जितना इसका अमाउंट है ना, 10 लाख। अच्छा, उसके बाद सैलरी, ये तो पीएल में जाता है, डिस्काउंट अलाउड, ये भी पीएल, डिस्काउंट रिसीव्ड ये नहीं होगा, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस ये भी नहीं। सेल्स बताओ, सेल्स को कैसे लिखे? बाई साइड में जाता है, हाँ, तले एखाने कैसे कैसे लिखेंगे इसको? तब यहाँ पर कैसे लिखे? सेल्स अकाउंट डेबिट, तभी तो डेबिट, तभी तो वो बाई होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख, ये देखो सेल्स अकाउंट 50 लाख। सम सोइंग बाय कस्टमर यानी डेटर वाला है, और उसके नीचे देखो एक क्रेडिटर का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो हो गया। और अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया कहाँ? क्लोजिंग स्टॉक को भी तो क्लोज करना है, बताओ उसको कहाँ लिखे? क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक जाता है, तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग एंट्री। देखो काफी आसान है, हमें क्या करना है, कौन सा आइटम कहाँ क्लोज होता है वही चीज लिखना है हम लोग को। ये देखो यहाँ पर ऐसे ही कर दिया इन लोगों ने, देखो ट्रेडिंग टू इन्वेंट्री टू परचेस टू वेजेस, सेल्स टू ट्रेडिंग, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। मैंने एक ही जगह पे दिखा है, इन लोगों ने 2 बार अलग अलग दिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पीएल वाला आइटम देखते हैं। पीएल में क्या क्या जाएगा? तो पीएल डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा? जब हम लोग पीएल डेबिट कर रहे हैं तो क्या क्या जाएगा? देखो पीएल डेबिट में सबसे पहले हमारा टू सैलरी चला जाएगा, जो भी अमाउंट होगा उसे लिख देंगे। टू डिस्काउंट अलाउड जाएगा, है ना। डिस्काउंट रिसिप्ट कैसे जाएगा? वो तो ऐसे जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट टू टू पीएल, क्रेडिट होगा पीएल में। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, वो तो यहाँ पर जाएगा सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। ये हमारा पीएल में डेबिट होगा। बाकी सब तो डेटर क्रेडिटर का आइटम दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, अब देख लेते हैं, डेबिट में 3 था, क्रेडिट में 1 आइटम। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर हम तो अमाउंट नहीं लिख रहे हैं ना, तो यहाँ से एक बार चेक करते हैं। देखो डेबिट में 3 था, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, और क्रेडिट में देखो 1 है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपना पीएल निकालने का कोशिश करेंगे। कैसे होगा? देखो ट्रेडिंग में डेबिट कितना है, 30,20,000, टोटल इतना ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कितना हुआ है? देखो 50 लाख और 2,70,000, तो टोटल लगाओ, डेबिट इतना है और क्रेडिट इतना है, तो क्रेडिट कितना है? 50 लाख प्लस 2,70,000, कितना हो रहा है? 52,70,000, है ना। ये कितना हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट कितना है? 30,20,000, 30,20,000। तो नेट अमाउंट क्या आएगा बताओ? डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा? नेट अमाउंट क्या आएगा? अगर मेरा क्रेडिट इतना है, डेबिट इतना है, तो हम दोनों को जब एडजस्ट करेंगे, जैसे +5 है और -6 है, तो आंसर -1 लिखते हो, क्योंकि जो अमाउंट ज्यादा होता है उसी का साइन बैठ जाता है। तो ये दोनों क्रेडिट, क्योंकि अमाउंट इसका ज्यादा है तो क्रेडिट अमाउंट आ रहा है। क्रेडिट अमाउंट मतलब ट्रेडिंग में किधर आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट मतलब इधर आ रहा है, क्रेडिट अमाउंट मतलब इधर आ रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है ना। तो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? माइनस करने से कितना आया था? वही वाला प्रॉफिट, 22 लाख, 19 लाख 50 ना, 22 लाख 50 बोध है, 20, हाँ 22 लाख 50, दोनों का डिफरेंस देखो, 50 लाख और 30 लाख 20 का, देखो 22 लाख 50। तो ट्रेडिंग टू पीएल लिखा है, ये एक्चुअली क्या होता है? ट्रेडिंग टू जीपी होना चाहिए था। थोड़ा सा स्क्रीन नहीं दिख रहा है विश्वजीत को, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मौसम की वजह से ज्यादा ही नेटवर्क इशू है। अब दिख रहा है विश्वजीत? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया?
हम लोगों का 22,50,000 ये लिखा हुआ है टू पीएल, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, टू जीपी ट्रांसफर टू पीएल, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा लिखा है, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको टू जीपी लिखेंगे, फिर ऐसे हाइपेन देके ट्रांसफर टू पीएल, ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। अब ये जीपी बन गया। अब पीएल का हम लोगों ने जो लिखा था उसका भी हम लोग नेट निकालेंगे। देखो पीएल का डेबिट कितना है, 16,50,000, ठीक है, ये डेबिट है। अच्छा, पीएल का क्रेडिट कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 30,000, ठीक है, 30,000 क्रेडिट आया। तो ये मेरा टोटल एक्सपेंस है, उससे मेरा इतना इनकम हुआ है, और जीपी भी तो ब्रॉट डाउन होगा, पीएल में जो ट्रांसफर हो रहा है जीपी भी ऐड होना चाहिए इस क्रेडिट अमाउंट के साथ। तो जीपी कितना आया था, 22,50,000, तो ये भी पीएल में क्रेडिट हो चुका है 22,50,000। तो 22,50,000 प्लस 30,000, तो क्रेडिट अमाउंट बन रहा है 22,80,000। क्रेडिट अमाउंट बन रहा है 22,80,000। देखो तुम लोग अभी नीचे ट्रेडिंग पीएल भी बना हुआ है, आराम से समझ जाओगे। 22,80,000 ये क्रेडिट अमाउंट। डेबिट कितना बना हुआ है, 16,50,000, तो माइनस करो 16,50,000, तो 6,30,000, 6,30,000 ये हमारा क्या आ जाएगा, 6,30,000 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। देखो 6,30,000 नेट प्रॉफिट आना चाहिए। चलो देखते हैं लिखा हुआ है कि नहीं, 6,30,000। तो बिना ट्रेडिंग पीएल बनाए भी कर सकते हैं। 6,30,000 ये कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। ये देखो यहाँ पर वही चीज इन लोगों ने बना लिया, ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस। और अगर किसी को प्रॉब्लम होता है कि मुझे एंट्री करने में दिक्कत लग रहा है, इसमें तो तुम लोग हैबिट तुम लोग का है, इसमें तुम लोग माहिर हो, ऐसे लेजर कर लेना, उसके बाद वहां से भी आंसर लिख सकते हो। तो देखो दोनों चीजें रिलेटेड है। पहले तो जर्नल ही होता है ना, जर्नल से लेजर बनता है, लेकिन सबको ये हैबिट हो जाता है कि लेजर आसान है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसे रट्टा लगा लेते, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये देखो सेल्स और इन्वेंट्री, यहाँ से हमारा इतना जीपी आ गया, और उसके बाद देखो यहाँ पर जीपी आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से देखो नेट प्रॉफिट निकाल लिया 6,30,000, ठीक है। बैलेंस शीट इन लोगों ने किया नहीं है, और बैलेंस शीट अगर करने बोलेगा तो तुम लोग कर सकते हो। बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, कैपिटल चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, कैश इन हैंड, मशीन, ये सब जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर बोला नहीं है पीएल के लिए, बेसिकली यहाँ पर बोला था क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री यहाँ पर मेन था समझने का कि कैसे होता है क्लोजिंग एंट्री। तो वही हमारा जो भी लेजर का बैलेंस है, जो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखते हैं फॉर द एक्यूरेसी पर्पस ऑफ आवर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, वो गलत है कि सही है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो बेसिकली देखा जाता है कि हमारा ये जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं गलत होगा। अब एरर बहुत तरह का होता है, जब एरर वाला हम लोग करेंगे तो देखेंगे। तो मतलब लेजर में भी एरर हो सकता है, जर्नल में भी एरर हो सकता है। अब जर्नल में भी बहुत सारे टाइप का एरर होता है। जो भी हो, एरर होने की वजह से हम लोग का जो फाइन ट्रायल बैलेंस है वो मिसमैच हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट का जस्ट बैलेंसेस लिखते हैं, फिर उस बैलेंस को यहाँ पर क्लोज करते हैं। पर्टिकुलर 3 अकाउंट रहता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडिविजुअल के केस में, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, हम लोग इसे यूज करते हैं। अब बैलेंस शीट क्या होता है, देखो हम लोग थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं कि डिटेल्स में कि बैलेंस शीट क्या होता है। वैसे तो तुम लोग को पता है कि बैलेंस शीट में दो ऐसे टी शेप बने हुए रहते हैं। मतलब टी शेप में कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है जो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, कंपनी नहीं कर सकता है। टी शेप में कंपनी को अलाउड नहीं है, पहले कंपनी का भी होता था बट अब अलाउड नहीं है। तो टी शेप में होता है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग एसेट, जैसे इधर लाइबिलिटी लिखते हैं और इधर एसेट लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन डेट के लिए। इसीलिए तुम लोग देखोगे, तुम लोग जब ट्रेडिंग लिखते हो तो तुम लोग लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पीएल लिखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन बैलेंस शीट जब लिखते हो, बैलेंस शीट लिखते हो इस तरह से, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर, या फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च, एज ऑन दैट डेट लिखते हो। फॉर द ईयर एंडिंग ऐसे नहीं लिखते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन डेट का ही हमें बैलेंस बताता है, ठीक है, उसी दिन का जिस दिन ये बन रहा है। Since even a single transaction will make a difference to some of the asset or liabilities, the balance sheet is true only at a particular point of time. क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन के वजह से हमारा बैलेंस शीट में क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन में डिफरेंसेस आ सकता है जो हम लोगों ने एसेट और लाइबिलिटी लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है वो सिर्फ उसी दिन के लिए ट्रू है, उसके बाद किसी डेट के लिए ट्रू नहीं होता है। इसीलिए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट होता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड
एज एट, ठीक है, इसीलिए एज एट लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो मैंने बताया, क्योंकि वो उसी दिन के लिए वैलिड होता है। लेकिन उसके बाद अगर एक भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन हो तो हमारे बैलेंस शीट का जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकता है। इसीलिए जैसे मान लो अगर हम लोग का 31 दिसंबर को बन रहा है और उसके बाद अगर हम लोग को डेटर से पैसा मिला है तो डेटर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो वहां पर चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ उसी दिन तक का ट्रू है, उसके बाद का ट्रू नहीं है। तो या फिर उसके आगे भी वो ट्रू नहीं हो सकता है। जिस दिन बन रहा है उसी दिन के सिचुएशन को वो डिफाइन कर सकता है। द एसेट आर सोन ऑन द राइट साइड, पता है तुम लोग को, लाइबिलिटी को लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो यहाँ पर क्या है, ये एक पर्टिकुलर डेट में मतलब प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी एक पीरियड के लिए नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग लिखते हैं एज एट ऑन दैट डेट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं लिखते हैं। इट इज ट्रू ओनली दैट डेट, ये पहले भी बोला था, नॉट लेटर। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, ए पार्ट ऑफ गुड्स वेर सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, दिस विल मीन दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी रिड्यूस। जैसे 1 अप्रैल को हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बेच दिया तो हम लोग का स्टॉक कम हो गया। द कैश इन हैंड विल इंक्रीज, जैसे ही प्रोडक्ट बेच दिया, अगर हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, कैश हमारे हाथ में बढ़ गया। एंड द कैपिटल अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल। अब जैसे ही सेल किया, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और वो प्रॉफिट और लॉस पहले ट्रेडिंग में दिखता है, ट्रेडिंग से वो पीएल में इफेक्ट लाता है, पीएल से वो कैपिटल में जुड़ जाता है, तो कैपिटल को भी चेंज कर देगा। इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस शीट सिर्फ उसी डेट के लिए ट्रू होता है, उसके बाद नहीं। द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें पता है पीएल के बाद नहीं बनता, और पीएल कब बनता है? दिस इज द रीजन व्हाई द पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। तो एक्चुअली पीएल अकाउंट नहीं, मतलब इंक्लूडिंग ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट, ये सबको मिला के हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स द बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये दो साइड है, ठीक है। टू साइड आर नॉट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। एक्चुअली तुम लोग देख सकते हो बैलेंस शीट में तुम लोग कभी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हो, जबकि ट्रेडिंग में भी लिखते हो डेबिट क्रेडिट, पीएल में भी लिखते हो डेबिट क्रेडिट। बट बैलेंस शीट जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, वो कोई लेजर नहीं है जो तुम लोग उसमें डेबिट या क्रेडिट लिखोगे और जर्नल से उसको पोस्ट करोगे। वो एक स्टेटमेंट है जहां पर जो मतलब स्पेसिफिकली कुछ आइटम का बैलेंसेस हम लोग शो करते हैं पर्टिकुलर उस डेट के लिए। विदाउट बीइंग accompanied by profit and loss account, the balance sheet will not be able to throw adequate light on the financial position of the firm। मतलब पीएल के बिना बैलेंस शीट अधूरा है। पीएल अगर हम लोग को कुछ डेटा नहीं देता है तो हम लोग उसको बैलेंस शीट उससे नहीं बना सकते। बैलेंस शीट जो हमारा बनेगा वो हमें एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता सकेगा, क्योंकि पीएल का प्रॉफिट जो है वो जाके ऐड होता है कैपिटल में। जब तक वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, तब तक बैलेंस शीट अधूरा है। फॉर दैट पर्पस एन एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नेसेसरी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पीएल हमें ऑब्वियसली बनाना चाहिए और ये हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सिंस कैपिटल ऑलवेज इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस शीट का दो साइड है, एक लायबिलिटी और एक एसेट, और ये दोनों को मिला के हमारा बैलेंस शीट बनता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि एसेट का देखो जैसे मेन दो पार्ट होता है, एक फिक्स्ड एसेट एक करंट एसेट, बीच में हम लोग इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये तीनों मिला के टोटल एसेट होता है। तो टोटल लायबिलिटी, फिर तुम लोग बोलोगे कि करंट नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन कैपिटल ये बिल्कुल एक अलग ही पोर्शन होता है। तो अगर तुम लोग देखो कि टोटल एसेट से अगर हम लोग सिर्फ लाइबिलिटी माइनस करते, कैपिटल इज आल्सो लाइबिलिटी, बट ये ओनर का इक्विटी होता है, ये ओनर का इक्विटी होता है, ये ओनर ने खुद लगाया है अपने बिजनेस में। तो इसको अगर एक बार अलग से देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि एसेट और लाइबिलिटी, जब तुम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो तो वहां पर देखना एसेट और लाइबिलिटी जो है इसका डिफरेंस ही हमारा क्या आता है। कैपिटल, मेरे पास 100 रुपए का एसेट है और मेरा लाइबिलिटी, इसका मतलब मेरा टोटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट के हिसाब से इधर भी 100 होना चाहिए। अगर मेरा 100 एसेट साइड में है तो लाइबिलिटी साइड में भी 100 होना चाहिए। अब मान लो मेरा लाइबिलिटी जो है, कैपिटल और लाइबिलिटी डिफरेंस होता है। एक बार हम नॉन करंट करंट को छोड़ के सिर्फ लाइबिलिटी लिख रहे हैं। लाइबिलिटी अगर मेरा 20 रुपीज का है तो कैपिटल मान लेते हैं मेरा 80 रुपीज का हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एसेट से जब हम लोग लाइबिलिटी को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। तो कैपिटल जो है उसका हमें अलग से काउंट एक बार करना इसीलिए चाहिए क्योंकि वो हमारा आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है। जैसे इस लाइबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर आ सकता है, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस आ सकता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, कोई लोन आ सकता है। तो ये सब बाहर के लोगों को पेमेंट करना है तभी ये हमारा लाइबिलिटी है। कैपिटल तो हमारा खुद का पैसा है, फिर भी ये लाइबिलिटी क्यों है? कैपिटल हमारा खुद का पैसा है फिर भी ये लाइबिलिटी इसीलिए है क्योंकि इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इससे हम लोगों को प्रॉफिट कमा के
इससे हम लोगों को प्रॉफिट कमा के अपने बिजनेस में रिटर्न भरना पड़ता है। तो इसको अगर हम लोग अपने मर्जी से कैसे भी यूज करते जाए तो इसका हालत खराब हो जाएगा। कैपिटल पे एक रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, तभी इसको लाइबिलिटी माना गया है कि इससे हम लोग को प्रॉफिट कमा के देना है, तभी ये हमारा लाइबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि टोटल एसेट से अगर हम लोग लाइबिलिटी को हटा देते हैं तो हमें कैपिटल मिलेगा। ये देखो, अच्छा, द टू साइड ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट हैव द सेम टोटल होना चाहिए। इफ इट इज नॉट, देयर इज सर्टेनली एन एरर समवेयर, कहीं ना कहीं तो गलती होगा अगर हम लोग टैली नहीं कर पाए तो। अब देखो, जो मैंने वहां पर कहा था ना कि इन लोगों ने बैलेंस शीट नहीं बनाया, अब क्वेश्चन नंबर 5 का इन लोगों ने बैलेंस शीट बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का बैलेंस शीट, ये देखो, बैलेंस शीट में क्या आएगा, कैपिटल 10 लाख है, कैश इन हैंड 1,44,000, मशीन 7,36,000। देखो 7,36,000, 1,44,000, ये देखो 1,44,000, 7,36,000 और 16,30,000 कैसे हुआ, 10 लाख कैपिटल था और 6,30,000 हमारा प्रॉफिट आया था, तो दोनों मिला के 16,30,000 मशीन और डेटर क्रेडिटर था और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर तुम लोग देखो तो ये। अब देखो, ये कैश इन हैंड कहां पर जाएगा, एसेट साइड, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है। कैपिटल किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड। मशीन किधर जाएगा, एसेट साइड, ट्रेड रिसीवेबल, एसेट साइड ट्रेड पेबल, लाइबिलिटी साइड इन्वेंट्री अकाउंट, एसेट साइड। ठीक है, ये इस तरह से हमारा बैलेंस शीट बनना चाहिए, ये जो डेटा है उसके थ्रू। Looking at these accounts, one would know that various assets, cash balance in hand, cash at bank, machine, furniture, that the firm possesses at the amount that are owing as liability to trade payable and to the proprietor as कैपिटल। वही चीज है वो मैंने कहा कि लाइबिलिटी और कैपिटल में फर्क क्या है। देखो, ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी है, लेकिन प्रोप्राइटर का जो पैसा है उसे कैपिटल बोला जाता है। द कैपिटल ऑफ कोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एसेट एंड ऑफ टोटल लाइबिलिटी। The asset, liabilities and capital are usually presented in a statement called the balance sheet। तो बैलेंस शीट को हम लोग तीन मेन पार्ट में बोल सकते हैं, एक एसेट, एक लाइबिलिटी और एक कैपिटल। देखो, यही चीज यहाँ पर इन लोगों ने फिर अपना वो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका जो भी डेटा था उसको जस्ट लिख के ये दिखाया है। ठीक है, कि कैसे हम लोग बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइबिलिटी, एसेट, ये देखो कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मशीन, ये सब वहां पर दिया हुआ था। अब एसेट को लिखने का पैटर्न होता है, मतलब बैलेंस शीट में जब हम लोग एसेट को लिखते हैं उसका एक पैटर्न होता है, उसको दो पैटर्न में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है लिक्विडिटी और एक होता है परमानेंस। ठीक है, ये देखो, एक होता है परमानेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बताओ तो, ये सब में सबसे लिक्विड कौन सा है, कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज या मशीन, सबसे लिक्विड कौन सा है? कैश इन हैंड तो लिक्विड है, तो कैश ही है। कैश इन हैंड लिक्विड, क्योंकि अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब है जो कैश में है। ठीक है, जो कैश में है वही लिक्विड होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश ये खुद लिक्विड है, लेकिन हमें लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ये एक लिक्विड आइटम है। लिक्विडिटी का मतलब है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब जो इजीली लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में ट्रांसफर। ইনভেন্টরিজ আর ট্রেড রিসিভেবল দুটোই কারেন্ট অ্যাসেট, তো ওই দুটোই লিকুইডিটি বেশি, মেশিনারি না। है मशीनरी ना, অতটা लिक्विड ना, ये दोनों ही बेसी है। और हम लोग को कैसे लिखना है, लिक्विडिटी के रेस्पेक्ट में अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर वही बोला है कि अंडर दिस अप्रोच द एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसा एसेट, देखो ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी एसेट है, बट ये फिक्स्ड एसेट है और ये करंट एसेट है, जबकि ये खुद ब खुद लिक्विड है। अब बोल रहा है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश फर्स्ट होगा, जो पहले कैश में कन्वर्ट होगा। मुझे ये बताओ कि डेटर से कैश जल्दी मिल सकता है या फिर मेरे दुकान में जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो मुझे जल्दी कैश ला सकता है, बताओ। डेटर का मतलब क्या, ऑलरेडी मैंने किसी को स्टॉक बेच दिया है क्रेडिट में, तो बताओ डेटर हो गया, डेटर है ना, सिंपल सा बात है डेटर, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी एक स्टॉक बेच दिया, उसके पास पैसा नहीं था, वो बोला बाद में देगा, तभी वो मेरा डेटर बन गया। लेकिन जो स्टॉक अभी बिका नहीं है उसको थोड़ा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने में, हो तो जाएगा बट टाइम लगेगा, इसीलिए कैश के बाद डेटर का सिचुएशन लाया है इन लोगों ने। देखो ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद इन्वेंट्री, स्टॉक जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है। मशीन, क्या ऐसा है कि मशीन कभी नहीं कन्वर्ट हो सकता है बट नॉट एज लिक्विड इन लोगों के जैसे, ठीक है, उतना लिक्विड नहीं है, तो इसीलिए उसको लास्ट
में देंगे। तो ये एक पैटर्न है लिखने का, दैट इज द लिक्विडिटी पैटर्न, जहां पर सबसे लिक्विड चीजों को हम लोग पहले लिखते हैं और उसे उस हिसाब से हम लोग अरेंज करते हैं। दोज एसेट विच आर मोस्ट डिफिकल्ट इन दिस रेस्पेक्ट, इस रेस्पेक्ट में सबसे डिफिकल्ट देखो मशीन दिख रहा है, उसको एकदम लास्ट में लिखेंगे। आर प्रेजेंटेड एट बॉटम एज पर लिक्विडिटी द बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोस। ये देखो इन लोगों ने दिखा दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो जो हाथ में है वो पैसा वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, जो बैंक में है वो हम लोग इजीली थोड़ी ना अपने पास, जो घर पे तुम्हारे पास कैश है उसका लिक्विडिटी का जो सिचुएशन है जो बैंक पे पड़ा हुआ है उसका उतना नहीं है। वैसे आज के दिन ऑनलाइन पेमेंट में इसको भी हम लोग उतना ही प्रायोरिटी दे सकते हैं, फिर भी सारा चीज तो हम लोग, सबके पास तो वो फैसिलिटी नहीं है कि अगर हमें कुछ भी परचेस करना है तो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कर ले, ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए कैश इन हैंड ये मेरा लिक्विड है, कैश एट बैंक। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब आ जा रहा है। उसके बाद आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये हमारे लिक्विडिटी के हिसाब से इन लोगों ने अरेंज करके बताया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परमानेंस, परमानेंस यानी कौन सा एसेट कितना ज्यादा परमानेंट है, जो जितना ज्यादा सॉलिड है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये देखो लैंड बिल्डिंग को क्यों पहले दिया, लैंड एंड बिल्डिंग यानी लैंड पे ज्यादा हम लोग इम्फोसाइज कर रहे हैं। लैंड क्या होता है, ये एक नॉन डिप्रिशिएबल एसेट होता है, तो इसका वैल्यूएशन, इसका परमानेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पहले इसी को लिखा जाता है। ये देखो एसेट विच आर टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जो हम लोग बहुत ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, आर नॉट मीन टू बी सोल्ड, आर प्रेजेंटेड फर्स्ट, जो नॉर्मली हम लोग सेल नहीं करना चाहते वो हम लोग फर्स्ट दिखाते हैं। एसेट विच आर मोस्ट लिक्विड सच एज कैश इन हैंड आर प्रेजेंटेड एट द बॉटम, वो नीचे जाता है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब फिक्स्ड एसेट दिखेगा तुम लोग को। फिर स्टॉक आ गया, फिर डेटर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी के तरफ हम लोग जा रहे हैं। स्टॉक उतना लिक्विड नहीं है, सन्ड्री डेटर उससे थोड़ा लिक्विड है, बिल्स रिसीवेबल और भी ज्यादा लिक्विड है, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। सम ऑफ द एसेट मे बी केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इजीली लाइक इन्वेस्टमेंट। देखो ये तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ये अदर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको क्यों बीच में लिख रहा है, इसीलिए देखो, बाकी तो तुम लोग इजीली समझ रहे होगे। प्लांट एंड मशीनरी के पहले देखो क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा परमानेंट है। उसके बाद प्लांट मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक और कैश इन हैंड। अब ये दोनों क्या है, देखो अब ये दोनों क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एसेट में बी केपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इजीली। कुछ एसेट हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो हम लोग बहुत इजीली बेच सकते हैं, जैसे किसी के पास अगर शेयर है उसको जब मन चाहे वो बेच सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, वो अपने मन के ऊपर है। तो अदर इन्वेस्टमेंट, तो ये चाहे तो जब चाहे सेल कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शेयर ऑफ सम कंपनी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आज तुमने एक शेयर खरीदा, तुम्हें लग रहा है कि मुझे बेच देना चाहिए, तुम कल जब मार्केट ओपन होगा तभी बेच दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जैसे ही बेचोगे तुम्हारे अकाउंट में कुछ टाइम बाद पैसा आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन टाइम लगता है और तुरंत ही आ जाता है, वैसे तो पैसा आ जाएगा वापस। दे शुड बी ट्रीटेड एज लिक्विड और परमानेंट अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द फर्म। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग को शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, हम शेयर जो खरीदे वो 5 साल के लिए रख रहे हैं, वो तो मेरा फिर अपना सोच है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो इसका परमानेंसी डिपेंड करता है कि फर्म किस तरह से सोच रहा है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जैक्ट नेचर नहीं बता सकते, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसका लिक्विडिटी कितना होगा। तो इस हिसाब से इन लोगों ने लिखा है। वैसे ये लिक्विड होता है, देखो लिक्विड हो ही सकता है, लेकिन अगर हम लोग अपना टेंडेंसी बदल देते, नहीं ये शेयर मुझे 10 साल तक होल्ड करना है, तो फिर ये लिक्विड नहीं हुआ। अगर होल्ड करना है, लेकिन वो अपना मन है कि हम लोग होल्ड करना चाहते हैं 10 साल के लिए, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर हम लोग 10 मिनट बाद भी उसे बेचना चाहे, मार्केट ओपन है तो हम लोग बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसे लिक्विड माना गया है। लाइबिलिटीज देखो, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऑल्सो सोन अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी। देखो लाइबिलिटी को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, अर्जेंसी के हिसाब से, किसको सबसे पहले हमें पेमेंट करना चाहिए, विथ विच पेमेंट हैज टू बी मेड। वन वे इज टू फर्स्ट शो द कैपिटल। एक सिस्टम जो है, पहले कैपिटल दिखा दो, तो उसके बाद पहले कैपिटल दिखाओ, नॉर्मली हम लोग यही फॉलो करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिखाओ और लास्ट में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दिखाओ। लाइक अमाउंट्स ड्यू टू सप्लायर ऑफ द गुड्स और बिल्स पेबल, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब बता रहा है, शॉर्ट टर्म मतलब करेंट लाइबिलिटी, जैसे कि
सप्लायर ऑफ गुड्स यानी क्रेडिटर, बिल्स पेबल मतलब जिनको बिल्स पेबल, मतलब हम लोग अगर किसी से बिल्स का चैप्टर तो तुम लोग कर ही लियो, समझ रहे हो। बिल्स पेबल का मतलब है ऐसे हम लोगों ने किसी से उधार लिया है, मान लो मोर देन 1 मंथ 2 मंथ्स, जैसे कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए लिया है, तो एक प्रूवमेंट के लिए बिल्स ड्रॉ किया जाता है। तो जो पार्टी पैसा देगा ये बोल रहा है, उसको एज ए प्रॉमिस के तौर पे एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो बिल्स पेबल। The other way is to start with short-term liabilities and then so along with the long-term liabilities and last of the capital। इसका उल्टा भी हो सकता है, या तो ये सीक्वेंस फॉलो करो, फर्स्ट कैपिटल देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी देन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, या फिर इसका रिवर्स डालो, मतलब पहले शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लास्ट में कैपिटल। कोई भी एक तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, बट कब कौन सा दिखाना है, देखो कब कौन सा दिखाना है, इसका मतलब अगर हम लोग ये वाला कौन सा सिस्टम फॉलो हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये परमानेंस नेचर, परमानेंस नेचर में हम लोगों ने पहले कैपिटल को लिखा है, फिर रिजर्व सरप्लस मतलब प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी करंट लाइबिलिटी, लोन, लोन है मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, अगर लॉन्ग टर्म लोन है उसके बाद करेंट लाइबिलिटी, मतलब ये पैटर्न कौन सा है, ये पहले कैपिटल, ये दोनों मिला के कैपिटल होता है, उसके बाद यहाँ पर देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी, अगर लोन मेरा मोर देन 1 ईयर है और ये दोनों मिला के करेंट लाइबिलिटी, उस केस में हम लोग परमानेंस नेचर यूज कर रहे हैं। और आगे देखते हैं क्या किया है इन लोगों ने, इसके आगे वाले में, इसके आगे वाले में उल्टा किया है। जब हम लोग कैश इन हैंड ऊपर लिखेंगे, मतलब अगर हम लोग करेंट एसेट से स्टार्ट करते हैं, देन इधर भी हमें करेंट लाइबिलिटी से स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्मल हम लोग ये फॉलो करते हैं, परमानेंस नेचर ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये देखो हम लोगों ने डिटेल्स में बैलेंस शीट के बारे में जाना। अब कुछ टर्म्स तुम लोग को पता ही है, करेंट एसेट मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, ये इसका मेन पॉइंट होता है याद रखने का कि व्हाट इज करेंट एसेट, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। लॉन्ग टर्म एसेट, जो एसेट हम लोग मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करेंगे और जो हम लोग रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे, ठीक है, इट इज नॉट फॉर रीसेल, ये हम लोग अपने बिजनेस में यूज करेंगे और इससे हम लोग सर्विस लेने का कोशिश करेंगे, या फिर ये हमें प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, जैसे कि मशीन बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल एसेट, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो हम लोग टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोला है इट इज डिजायरेबल दैट इन द बैलेंस शीट द टू टाइप्स ऑफ द एसेट शुड बी शोन सेपरेटली। अच्छा, मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल को सेपरेट दिखाओ, ये मतलब एडवाइस किया गया है कि हम लोग इसे अलग अलग दिखाएं। लाइबिलिटी जैसे करंट और लॉन्ग टर्म, करंट लाइबिलिटी मतलब जो 1 साल के अंदर हमें जिन लोगों को पेमेंट कर देना है, जैसे कि क्रेडिटर, क्रेडिटर को तुम लोग 10 साल बाद पे करोगे तो कभी भी वो तुम्हें क्रेडिट देगा ही नहीं। बिल्स पेबल, उसका तो ड्यूरेशन बता ही दिया जाता है बिल्स में कि 90 डेज बाद देना है, 65 डेज बाद देना है, 2 डेज बाद देना, 2 तो नहीं होगा, चलो 1 मंथ बाद देना है, वो हो जाता है बिल्स पेबल। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी देखो, दोज लाइबिलिटी विच एग्जिस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए जो लाइबिलिटी हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि देखो कोई लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ऑफ कोर्स इट विल इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब बिजनेस का ऐसा प्रॉफिट जो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, ये नॉर्मली किस केस में होता है, कंपनी के केस में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ नेचर ऑफ डिविडेंड, तो अगर हम लोग नहीं करना चाहते वो भी हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा। सोल प्रोप्राइटर्स जनरली प्रेजेंट बैलेंस शीट इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जो हम बोल रहे थे कि टी शेप में होता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एसेट ऑन द राइट हैंड साइड, बस इसी को यहाँ पर दिखाया है। और जो टेंजिबल इंटेंजिबल बोला गया था तुम लोग को, देखो उसका यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे लिखना है हमें, पहले टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, उसमें ये सब पता ही है, ये सब टेंजिबल होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसे हम लोग छू के देख सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जस्ट सेम लाइक फॉर प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, डिजाइन एंड ब्रांड नेम्स, ठीक है, कॉपीराइट हो सकता है, ये सब। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये कौन से नेचर में लिखा हुआ है बोल सकते हो, ये लिखा हुआ है परमानेंस नेचर में, परमानेंस, क्योंकि पहले हमारे पास परमानेंट जिसका ज्यादा है परमानेंसी वो पहले लिखा हुआ है। उसके बाद इधर देखो लाइबिलिटी में कैपिटल, बैलेंस मतलब अगर कुछ ओपनिंग है लिख दो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, अगर कोई ड्रॉइंग्स हुआ है तो उसे भी एडजस्ट करो। आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि टर्म लोन, अदर लोन, ठीक है, टर्म लोन हो सकता है, अदर लोन हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन्स। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल,
बिल्स पेबल भी हो सकता है, देखते लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, हाँ है नीचे लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस टेकन, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्री पेमेंट्स मतलब प्रीपेड जो होता है, एडवांस, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, इधर प्रोविजन आ सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और कभी कभी हम लोग ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है इधर ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल से यहाँ लेस करके दिखाते हैं, अब इधर लिखो या फिर इधर लेस करके लिखो, बात तो एक ही है। तो ये हमें सीक्वेंस और फॉर्मेट दे दिया है कि एक्चुअली कैसे होता है। देखो एक्चुअली यहाँ पर बता भी दिया है, देखो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इन द बैलेंस शीट। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा इधर उधर करोगे तो ऐसा बात नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ये एक प्रेजेंटेशन है। हाउएवर द मॉडल प्रेजेंटेशन शोन अबव हैज बीन डिजाइन्ड कंसीडरिंग द नेचर ऑफ बैलेंस शीट एलिमेंट्स एंड कैटेगराइजिंग देम एप्रोप्रिएटली। ये बोल रहा है कि हम लोग इसको सुंदर से लिखे हैं, सुंदर से इसे प्रेजेंटेशन करें, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि पेटेंट आगे पीछे चला गया, थोड़ा पेटेंट पहले लिख दिए फिर गुडविल तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, मेन हमें फंडा जो है वो फॉलो करना है। अगर हम लोग परमानेंस नेचर में लिख रहे हैं, पहले फिक्स्ड एसेट लिख दो, उसका पार्ट कर लो, टेंजिबल पहले लिखो, फिर इनटेंजिबल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करेंट एसेट, ये फॉलो करने बोला है, जो कि हम लोग नॉर्मली करते भी है, लेकिन थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बैलेंस शीट के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, अब देखो इलास्ट्रेशन 6, इलास्ट्रेशन 6 में क्या दिया हुआ है। इलास्ट्रेशन 6 में दिया हुआ एक ट्रायल बैलेंस है, मेसर्स दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2020। हमें क्या बोला है, प्रिपेयर करो बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो तुम लोग ये बताओ कौन सा चीज कहां पर लिखना चाहिए, तुम लोग बताओ, कैपिटल किधर लिखे, या फिर इसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, बोलो इसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बोलो कैपिटल किधर लिखे, ऐसे लाइन टान देते, चलो इसके अंदर लिखने का कोशिश करेंगे, बताओ कैपिटल किधर लिखे, ये लाइबिलिटी और ये एसेट, बोलो कैपिटल किधर लिखे, बोलो कैपिटल किधर लिखे, बोलो कोई तो बोलो कैपिटल किधर लिखे, आवाज नहीं आ रहा है मेरा, स्नेहाशीष, चिराग, आयुष, बोलो कैपिटल किधर लिखे, तुम लोग हो या नहीं हो, हेलो, क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को, हेलो, यस मैम। हाँ बोलो कैपिटल किधर लिखे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी, तो कैपिटल, कैपिटल कितना हो जाएगा 7 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा 3 लाख, अच्छा, उसके बाद 14% टर्म लोन, बताओ कहां पर लिखे, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी 14% टर्म लोन, लाइबिलिटी हो जाएगा 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख, अच्छा, लॉन्ग टर्म सॉरी लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, ये किधर लिखे, लोन फ्रॉम बोला है, हम लोन নিয়েছি তো लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, ये कितना हो जाएगा 4,60,000, अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल কোথায় লিখবো বলো, ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल एसेट। एसेट, ट्रेड रिसीवेबल एसेट 4,20,000, अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड एसेट, एसेट। ट्रेड इन इन्वेंट्रीज इन ट्रेड एसेट। एसेट, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड एसेट, अच्छा, फर्नीचर एसेट। एसेट, इसके नीचे लिखना चाहिए, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर्स एसेट। ना सप्लायर के एडवांस है एसेट है, एडवांस टू सप्लायर, ठीक है, एडवांस टू सप्लायर एसेट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो लाइबिलिटी कैपिटलेর সঙ্গে ইয়ে হবে প্লাস হবে। है कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स, कैपिटल থেকে লেস হবে।
अप्रैल से लेस हो जाएगा, बस इतना ही करने बोला है। बस इसका प्रेजेंटेशन हमें सही करना है, मैंने प्रेजेंटेशन के साथ ही लिखा है, फिर भी एक बार देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन के साथ ही मैंने लिखने का कोशिश किया, पहले लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, फिर स्टॉक, फिर ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एडवांस टू सप्लायर, कैश इन हैंड, ये सब इधर लिखा हुआ है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, ट्रेड पेबल, टोटल 16,40 हो रहा है, ठीक है। अब देखो द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज एज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 2019 का दिया हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट तो ईयर एंड का होता है, तो ये ईयर एंड अगर देखो तो कब का है, 31 मार्च 2019 का है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बैलेंस शीट में हमें ये सब डेटा दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोला है देखो, ड्यूरिंग 1920 में क्या हुआ, हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000। ये तो प्रीवियस ईयर का हमें दिया हुआ है, ये कब का बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसका अगर ईयर ड्यूरेशन देखो तो ये 18-19 का है, और 1920 में प्रॉफिट दिखा 15,30,000, दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। लेकिन ये प्रॉफिट क्या क्या खर्चे के बाद दिख रहा है देखो, या फिर इनकम के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%। अच्छा, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, but while preparing the profit and loss account he had forgotten to provide outstanding expenses और प्रीपेड इंश्योरेंस। जब पीएल बन रहा था, पीएल का तो इतना बैलेंस आया, जब पीएल बन रहा था तो ये दोनों का ट्रीटमेंट करना भूल गए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि करेंट एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च 2020 का ये बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट, हमें उनका बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर था 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो बैलेंस शीट हम ये ऐसे लिख रहे हैं 20 लेसेस, लेकिन तुम लोग पूरा लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा, तो बैलेंस शीट में देखो हम लोग को 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट करना है, और हमें कुछ डेटा दे भी दिया है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखो तो जो प्रीवियस ईयर का प्लांट मशीनरी था वो अभी भी है हम लोग के पास, लेकिन उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है 10%। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और देखते हैं जो नेट प्रॉफिट आया था उसमें जो गलती कर रखा है उन लोगों ने, गलती का मतलब जो ओमिट है, फॉरगोटेन जो कर रखा है, उसको कैसे सही करेंगे। पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी था 30 लाख, हमें तो नहीं बोला है कि ये बिक जा रहा है, तो हम लोग अभी भी लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा एसेट आया है क्या, नहीं, एक्स्ट्रा एसेट तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। चलो, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख। तो पहले लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग पूरा लिखना 30 लाख। अच्छा, इसमें लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, बताओ कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, तो 30 लाख पे 10% कितना होगा बोलो, 3 लाख। तो कितना बचा, 27 लाख। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी तो बचा हुआ है, बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो फर्नीचर फिक्सचर है 3 लाख। बताओ इस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोल रहा है 5%, बताओ कितना होगा 5% मतलब 3 लाख पे 5% कितना होगा 15,000, तो कितना बच रहा है 2,85,000, फर्नीचर फिक्सचर हो गया। अच्छा, उसके बाद था ट्रेड रिसीवेबल, ये तो प्रीवियस ईयर का था, इस बार क्या चेंजेस है देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है 20 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख लिख दिया। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर है कैश एट बैंक और इन्वेंट्रीज, यहाँ देखते हैं क्या है, ट्रेड रिसीवेबल प्रीवियस ईयर का था, लिख दिया हम लोगों ने कैश एट बैंक, और इन्वेंट्रीज है, तो कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक है 10,35,000, कैश एट बैंक 10,35,000, ठीक है, कैश एट बैंक है 10,35,000।
5,000। और इन्वेंट्रीज कितना है, इन्वेंट्रीज ये देखो, इन्वेंट्रीज है हमारा 14,50,000, इन्वेंट्रीज 14,50,000, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ये पॉइंट जो भी यहाँ पर बोल रखा था वो लिख लिया। अब इधर देखो ट्रेड पेबल, एक्सपेंसेस पेबल और कैपिटल, तो हम लोग इसी पैटर्न में लिखते हैं। पहले ट्रेड पेबल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते ट्रेड रिसीवेबल के इधर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल यहाँ पर बोल रखा था कि इस ईयर का कितना हुआ था। इस ईयर का ट्रेड पेबल है 11,40,000, 11,40,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा यहाँ पर कुछ ये भी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, डेप्रिसिएशन का तो कर दिया। अच्छा, पीबीडीडी तो नहीं किया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5%, वो भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में ये क्रिएट करना था, लेस कर देते हैं पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अच्छा, कितना है ये, 5% है, तो 20 लाख पे 5% कितना होगा, 20 लाख पे 5% कितना होगा, 1 लाख। तो इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, 20 लाख माइनस 1 लाख। तो कितना हो जाएगा, 19 लाख, 19 लाख हो गया। ये ट्रेड रिसीवेबल आ गया। चलो अब और एडजस्टमेंट देखते हैं। पॉइंट ए अभी तक नहीं किया, बी सी कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर ये वाला बट वाइल प्रिपेयरिंग, ये वाला पॉइंट हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे होगा। और डोमेस्टिक यूज के लिए 6 लाख मतलब ड्रॉइंग्स है, ठीक है। तो कैपिटल लिख लेते हैं, चलो कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर। कैपिटल यहाँ पर ऐड होता है हमारा नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट में डिफरेंस होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना ये लोग भूल गया है। तो 15,30,000 हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। तो कैपिटल कितना है, 50 लाख। नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल 50 लाख है, नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे, फिर वहां से लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स, जो कि हमें पता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए ड्रॉइंग्स हुआ था 6 लाख का, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, और ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी बोला है कि कैपिटल पे प्रोप्राइटर खुद इंटरेस्ट ले रहा है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट 6%, तो कैपिटल कितना था, 50 लाख। 50 लाख पे 6% कितना होगा, 50 लाख पे 6% 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख, यहाँ पर सिर्फ नेट प्रॉफिट को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो ही हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इधर देखो नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस हुआ है। इधर बोला है कि इन लोगों ने दो चीज नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 1,80,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये दोनों अगर हमारे पीएल में अपीयर कर रहा है तो ये दोनों कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 एसेट साइड में जाएगा। और इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या फिर एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या फिर एक्सपेंस, वो हो जाएगा 1,80,000, जो पीएल में इस बार ट्रीट करना चाहिए था, नहीं किया है, इसलिए पीएल गलत दिख रहा है। पीएल को हम लोग अभी रेक्टिफाई कर लेते हैं। चलो पीएल को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, पीएल कितना आया हुआ है, 15,30,000। तो देखो पीएल पीएल बैलेंस, पीएल का बैलेंस आया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं 15,30,000, 15,30,000। तो बताओ अगर हम लोगों ने अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिखाया है तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो हमारे उस ईयर का एक्सपेंस था, लेकिन हम लोगों ने उस एक्सपेंस को शो नहीं किया, मतलब नहीं दिखाया। तो बताओ मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम या ज्यादा, क्या दिख रहा है बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हम लोगों ने नहीं दिखाया तो प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम या ज्यादा, বেশি বেশি। হ্যাঁ, বেশি দেখা যাচ্ছে, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, हम लोग को कम करना पड़ेगा, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, कितना हो जाएगा 1,80,000। ये एक रेक्टिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि हम लोगों ने प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो भी नहीं दिखाया, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं दिखाया, तो उस वजह से हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, इंश्योरेंस हम लोगों ने पूरा ही दिखा दिया लेकिन 20,000 उस पीरियड का था ही नहीं। तो इंश्योरेंस तो एक खर्चा था जिसमें 20,000 हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिखा रखा है, वो प्रीपेड था, उसको लेस ही नहीं किया, उसको भी उसी साल दिखा दिया। तो प्रॉफिट 20,000 से क्या दिख रहा होगा, कम या ज्यादा,
नहीं समझ में आया। मान लो ये मेरा पीएल अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर मेरा 100 रुपए नेट प्रॉफिट आया है, तो मेरा इंश्योरेंस का एक्सपेंस था, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस का एक्सपेंस था मान लो 80 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज था। और यहाँ पर जीपी आया था, यहाँ पर जीपी आया था 200, सॉरी 180, ठीक है, तो 180, यहाँ पर 80 रुपीज का इंश्योरेंस था, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया कितना, बैलेंस करके 100 आ गया। लेकिन इसमें मेरा 20 रुपीज प्रीपेड है, तो प्रीपेड होने से हम लेस करते हैं, प्रीपेड होने से लेस क्यों करते हैं, क्योंकि वो उस ईयर का रिलेटेड खर्चा है ही नहीं, तो फिर मेरा इंश्योरेंस कितना दिखना चाहिए, 60 रुपीज। यहाँ 60 दिखेगा, 80 से 20 माइनस करेंगे तो वो 60 दिखेगा, यहाँ 60 दिखेगा, तो नेट प्रॉफिट फिर कितना हो जाएगा, चेंज होके इसके जगह ये 180 है, ये 60 है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, 120। नेट प्रॉफिट 120 होगा, तो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा ना। तो अगर मैंने जो खर्चा मेरा है ही नहीं, मेरा खर्चा 60 रुपए है इस ईयर का, और मैंने उसको 80 रुपीज दिखा रखा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। तो मुझे मेरे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करना पड़ेगा बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करें बोलो, बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस को फिर क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। 15,30,000 माइनस 1,80,000 प्लस 20,000, 13,70,000 हो जाएगा रेक्टिफाइड प्रॉफिट, 13,70,000। 50 लाख प्लस 13,70,000 माइनस 6 लाख प्लस 3 लाख, तो ये कितना हो रहा है, 60,70,000 प्लस 11,40,000 प्लस 1,80,000, 73,90,000, 73,90,000। अच्छा, माइनस 2 लाख देख लेते हैं सही है कि नहीं, 2,70,000, सॉरी 27 लाख माइनस 2,85,000 माइनस 19 लाख माइनस 10,35,000 माइनस 14,50,000 माइनस 20,000, तो ये हो जाएगा 73,90,000। हाँ सही आ रहा है। 19 लाख 10,35,000 19 लाख 27 लाख और 2,85,000 14,50,000 और 20,000। हाँ अच्छा, ये सीक्वेंस तो मैंने पहले ही बताया कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वो क्या होता है, पहले जर्नल जिसे जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग बोलते हैं, उसके बाद हम लोग पोस्ट करते हैं उस जर्नल को लेजर में, उसे पोस्टिंग बोलते हैं, उसके बाद एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर वहां से हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, और एट लास्ट हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, सबको मिला के ही फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है। नाउ पॉइंट जो आया दैट इज ओपनिंग एंट्री, जैसे हम लोग क्लोज करते हैं वैसे एंट्री ओपन भी हो सकता है, ओपनिंग एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं। ओपनिंग एंट्री का मतलब है जैसे कि देखो एक बिजनेस हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू हालत में है, अब जैसे ओपनिंग स्टॉक जब तुम लोग लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या है, प्रीवियसली हमारे पास कुछ स्टॉक था जो इस ईयर भी ब्रॉट डाउन हुआ, तभी हम लोग उसे ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या क्या हमारा ओपनिंग एंट्री हो सकता है, देखो we have seen that on commencing a new business one debit the cash account and credit the capital account। जैसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना कैपिटल लाता है, नहीं तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, और उसका एंट्री क्या करता है, कैश टू कैपिटल। A firm closes the books of accounts end each year, हर साल वो बंद करता है, and start new books beginning of each year। एक 12 महीने बाद बुक्स क्लोज होता है फिर ओपन होता है, मतलब जैसे मान लो मार्च टू अप्रैल टू मार्च है, फिर अप्रैल टू मार्च, इस तरह से चलेगा, या जैन टू दिसंबर। द फर्स्ट एंट्री इज इन द जर्नल इज टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एज द ओपनिंग बैलेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं एंट्रीज को, ठीक है, क्लोज कब करते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, द फर्स्ट एंट्री इन जर्नल इज टू रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस को दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस वेरियस एसेट और लाइबिलिटीज का हम लोग जर्नल एंट्री में शो करते हैं। अभी क्या था,
सबसे पहले जब हम लोग आज क्लास स्टार्ट किए थे तो हम लोग क्लोजिंग एंट्री कर रहे थे, ट्रेडिंग में क्लोज कर रहे थे, पीएल में क्लोज कर रहे थे। उसी तरह से ओपनिंग एंट्री भी हम लोग नए ईयर में जब फिर से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करते हैं तो हम लोग ओपनिंग एंट्री भी डालते हैं। द बैलेंस शीट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड्स द बैलेंसेस एंड इज द बेसिस फॉर दिस फर्स्ट एंट्री, इट इज कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। देखो बैलेंस शीट से हम लोग बनाते हैं, द एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट आर डेबिटेड एंड लायबिलिटीज ऑन द कैपिटल अकाउंट, liabilities and the capital account are credited। जैसे ये है, इससे हमें क्या करना है, ओपनिंग एंट्री। एक्चुअली ओपनिंग एंट्री कहां से करते हैं, क्लोजिंग एंट्री से करते हैं। क्लोजिंग एंट्री कैसे मिलता है, बैलेंस शीट से मिलता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग सारा अकाउंट हम लोगों का क्लोज करते हैं। पहले जर्नल होता है, फिर जर्नल कहाँ क्लोज होता है, लेजर में। जर्नल को खत्म कहाँ किया जाता है, लेजर में। लेजर का बैलेंस को कहाँ डाला जाता है, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंसेस है उसे क्लोज किया जाता है ट्रेडिंग में, पीएल में। फिर ट्रेडिंग का एक्चुअली ट्रांसफर पीएल में होता है, पीएल का ट्रांसफर बैलेंस शीट में होता है। तो ओवरऑल सारा चीज आके बैलेंस शीट में यहाँ क्लोज हुआ। तो ये देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैश बैलेंस है। ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कैश बैलेंस एट बैंक है, ये कैश बैलेंस एट हैंड था। ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग मशीन है, और ये महिंद्रा एंड सॉन्स, ये फिर इन लोग का ये होगा, क्रेडिटर होगा, और ये कैपिटल है। अब ये सब का हमें क्या करना है, ये सब का हमें ओपनिंग एंट्री देना है। तो ओपनिंग एंट्री कैसे देंगे, ये देखो, कैश डेबिट, ठीक है, कैश डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, जितने भी एसेट है वो सब डेबिट हो जाएंगे, और बाकी जितने भी लाइबिलिटी है वो देखो सब क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपनिंग एंट्री। अच्छा, अब इसका पोस्ट कैसे होगा, सिंपल सा बात है, कैश, कैश एक एसेट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 43,000। बैंक, बैंक का भी टू बैलेंस बीडी 2,67,000। ठीक है, ये महिंद्रा एंड सन्स दिखा है। ठीक है, महिंद्रा एंड सन्स क्या है, ये इन लोग का क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी होना चाहिए, जबकि इधर गलत लिख दिया है, टू नहीं होगा, ये बाई होगा, बाई बैलेंस बीडी 5,60,000। ठीक है, अच्छा, वही चीज बोला है, किस तरह से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो ही दिखाया है, हम ये बता देते, देखो तो तुम लोग अगर कैश का लिखोगे तो टू बैलेंस बीडी, बैंक का टू बैलेंस बीडी, ट्रेड रिसीवेबल डेटर, इसका भी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, स्टॉक ये भी एसेट टू बैलेंस बीडी, मशीन इक्विपमेंट ये भी एसेट है टू बैलेंस बीडी, बाकी ये दोनों लाइबिलिटी है, तो इसीलिए इसका बाई बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग होता है। यहाँ पर लिख के बताया है, बाकी करके नहीं दिखाया। चलो कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है उतना सारा हमें। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इलास्ट्रेशन 9 पे। देखो इलास्ट्रेशन 9 पे क्या बोला है, एक ट्रायल बैलेंस दिया है और हमें बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाओ। ट्रायल बैलेंस दिया है और हमें बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल trading account for the year ended 31st of March 2020। ये देखो 31st of March 2020 का है ये वाला। ठीक है, हम लोग पहले ट्रेडिंग बनाएंगे और उसके बाद पीएल और बैलेंस शीट। तो स्ट्रक्चर तुम लोग को फुल्ली करना है, सॉरी, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर और स्केल से ही ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। टू ओपनिंग, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो देखो यहाँ पर। अच्छा, पहले हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग सारा बना लेंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ ही बनाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पीछे हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020।
लाइबिलिटीज एसेट्स अमाउंट कैपिटल ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड में जाएगा 8,70,000 कैपिटल 8,70,000 से इनर कॉलम में इसीलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट लॉस कुछ तो आएगा। परचेज एंड सेल्स ये दोनों ट्रेडिंग का हो जाएगा, तो हम लोग एक साथ तीनों अकाउंट को लिखते हुए करेंगे। तो परचेज तो 2 यहाँ पर लिखते हैं परचेज। कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं खास, नीचे बस एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। परचेज का कोई रिटर्न वगैरह है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ है, दोनों रिटर्न है 40 और 30, मतलब इनर कॉलम यूज करेंगे इसीलिए। 6,05,000 तो 6,05,000 लेस हो जाएगा रिटर्न। बता सकते हो कौन सा वाला रिटर्न लिखना है, 40 या 30? बताओ कौन सा वाला रिटर्न लिखना है, कौन सा वाला रिटर्न लेस करना है परचेज से, 40,000 या 30,000? बोलो कौन सा वाला रिटर्न लेस करना पड़ेगा? बोलो 30,000 या 40,000? 30,000। 30,000 चलो 30,000। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 6,05,000 से 30,000 लेस करने से 5,75,000। अच्छा, उसके बाद सेल्स था 12,10,000, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई सेल्स 12,10,000 लेस करेंगे रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होता है तो उसका रिटर्न डेबिट होगा, यानी 40,000। तो बताओ कितना बच रहा है, 11,70,000। ठीक है, इतना बच रहा है। उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक 72,000 टू ओपनिंग स्टॉक 72,000। तो जैसे हमें डेटा मिलेगा हमें वैसे लिखते जाना है ताकि गलत ना हो। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 90, ट्रेड पेबल 1,70,000। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। बोलो ट्रेड रिसीवेबल कितना देखा था हम लोगों ने, 90 देखा था आई थिंक। ट्रेड रिसीवेबल 90 था, ट्रेड रिसीवेबल 90, ट्रेड पेबल 1,70,000, ट्रेड पेबल 1,70,000। अच्छा, उसके बाद 14% लोन टेकन एट ईयर एंड। तो लोन हम लोगों ने लिया है 2 लाख का। अब बताओ ये लोन लिया है तो ये लाइबिलिटी होगा, तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे 14% लोन 2 लाख। 14% लोन ये हो गया 2 लाख। ओवरड्राफ्ट है 1,12,000, तो ये करेंट लाइबिलिटी होता है ओवरड्राफ्ट नॉर्मली। तो ओवरड्राफ्ट नॉर्मली नहीं, ऑलवेज ये करेंट लाइबिलिटी होता है। 1,12,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद सैलरी ये पीएल में जाएगा 2,70,000। सैलरी 2,70,000 तो पीएल यहां पर स्टार्ट करते हैं। टू सैलरी 2,70,000। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट 1,10,000, अदर एक्सपेंस 60, ये सब पीएल में जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट, टू अदर एक्सपेंस देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट है 1,10,000 और ये 60। अच्छा, 1,10,000 और 60। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो रिटर्न एडजस्ट हो गया। चलो फर्नीचर एंड बिल्डिंग ये दोनों एसेट हो जाएगा। फर्नीचर 4,50,000, बिल्डिंग 8,90,000। बिल्डिंग उसके बाद फर्नीचर, बिल्डिंग 8,90,000, फर्नीचर था 4,50,000। अच्छा, उसके बाद कैश इन हैंड 5,000, तो कैश इन हैंड इसके बाद लिखना चाहिए लिक्विडिटी के हिसाब से। कैश इन हैंड ये हो जाएगा 5,000। अच्छा, उसके बाद और तो कुछ नहीं है। चलो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, यहां लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। तो पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, देखते हैं जीपी आता है कि, और इधर भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो रहता है उस पे एंट्री नहीं किया हुआ होता है। एंट्री में हर एक बार क्या होना चाहिए, हर एक आइटम डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है और बैलेंस शीट में देखो वो क्रेडिट हो रहा है, तभी तो एसेट साइड में जा रहा है, तो इसीलिए उसका एंट्री इस हिसाब से हो गया। चलो
तो अब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने क्लोज कर दिया, क्लोजिंग एंट्री हम लोग को पता ही था, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग होता है, और बैलेंस शीट में फिर उसे हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखते हैं कितना आ रहा है, वो तो यहाँ चेक करना पड़ेगा। अमाउंट आ रहा है 1 लाख, ये हो जा रहा है हम लोग का टोटल 12,70,000। चलो 12,70,000 और इधर हो जाएगा कितना, 12,70,000 माइनस 72,000 माइनस 5,75,000, तो ये हो गया 6,23,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, या फिर और इसके साथ लिख सकते हो ट्रांसफर टू पीएल 12,70,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,23,000। अच्छा 6,23,000 ये हमारा ग्रॉस इनकम था, प्रॉफिट था, उससे हम लोगों ने ये सब खर्चा पे किया होगा। सेल करके जो पैसा मिलता है उसी से तो हम लोग अपना बिजनेस का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये हो रहा है 1,83,000 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 1,83,000 ट्रांसफर टू कैपिटल, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मतलब बिजनेस करके हम लोगों ने इतना रिटर्न कमाया है, ठीक है, इतना अमाउंट का रिटर्न, परसेंटेज में तो नहीं है इसीलिए अमाउंट ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,83,000 प्लस 8,70,000, तो ये हो जाएगा 10,53,000। 10,53,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,12,000, तो ये हो जाएगा 15,35,000। अच्छा यहाँ पर कितना हो रहा है देखते हैं, 15,35,000 हो जाना चाहिए, इधर भी चेक कर लो। 8,90,000 4,50,000 और ये हो जाता है 1,95,000। चलो 1,95,000 ही आ रहा है, मतलब मैंने माइनस करके देख लिया तो जीरो आ रहा है, माइनस 1,95,000 जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इधर भी टोटल उतना ही आ रहा है 15,35,000। और लोन के ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट का बात नहीं कहा गया था, वैसे 14% तो दिखा रहा है, तो हम लोगों ने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं। तो इंटरेस्ट देखो, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन 14% बैंक लोन कब लिया है, बोल रहे टेकन एट द ईयर एंड, ठीक है, तो ये ईयर एंड में लिया गया था, तो उस साल की ईयर एंड, तो इस साल में कितना हो सकता है, अगर हम लोग 14% दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। तो लोन का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा टू पीएल में, टू आउटस्टैंडिंग बोल के, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट हम लोगों ने पे नहीं किया है। अगर पे होता, उसका अकाउंट ओपन होता, तो वो जरूर ट्रायल बैलेंस में दिखता, तो वो आउटस्टैंडिंग रह रहा है, और वही अमाउंट यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में भी आता, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अमाउंट बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता और यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी आ जाता। तो यहाँ पर हमारा लाइबिलिटी शो हो जाता, तो हम लोग उस तरह से कर सकते थे। अच्छा, ये गया क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो, ये भी छोटा सा ही है। देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है, कैपिटल दिया है, सेल्स, परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, फ्रेट, इनवर्ड, सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, रिटर्न, डिस्काउंट, बैड डेट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डिप्रिशिएशन। प्रिपेयर करने बोला है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। देखो ये भी काफी सिंपल है, तो इसको भी हम लोग कर लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 10। In the books of Mr. मोहन, शायद यही नाम था, हाँ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन 31 मार्च 2020, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ट्रेडिंग
प्रेजेंटेशन तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। हम जितना भी शॉर्टकट लिखे क्यों ना, तुम लोग को वो फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर लेते हैं, बट तुम लोग वैसे मत करना। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020, और तुम लोग को स्केल भी यूज करना है, और प्रॉपर फॉर्मेट में तुम लोग को नाम भी लिखना है, जैसे कि लाइबिलिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर, एसेट, ये सब। एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट। तो देखो हम लोग जैसे कर रहे थे, तीनों हम अकाउंट एट पर खोल लेना है, उसके बाद जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा लिखना है। पहले हमें देख लेना है कि हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन में क्या है। एक क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यानी दो एडजस्टमेंट होगा। एक डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे होगा और एक इन्वेंट्री का हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कैपिटल मिला, तो कैपिटल हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल। इसको इनर कॉलम में हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कुछ ना ऐड या लेस तो होगा ही। 6,50,000। अच्छा, उसके बाद देखो सेल्स 9,70,000, तो ये सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। बाई सेल्स, बाई सेल्स, बाई सेल्स हो रहा है 9,70,000। अच्छा, बाई सेल्स। अब परचेज 4,30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज। हम नीचे इसीलिए लिख रहे हैं, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पोस्ट कर सकेंगे, इसीलिए थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। परचेज 4,30,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक मुझे अभी दिखा, ऊपर था टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो रहा है 1,10,000। अच्छा, ये फ्रेट इनवर्ट, बताओ फ्रेट इनवर्ट किधर जाएगा? कोई भी इनवर्ट वाला खर्चा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। फ्रेट इनवर्ट। अच्छा, फ्रेट इनवर्ट जाएगा कितना? 40,000 फ्रेट इनवर्ट। अच्छा, सैलरी, ये पीएल में जाएगा, टू सैलरी बोल के। पीएल को हम यहां से स्टार्ट करते, चलो यहां से टू सैलरी। सैलरी हमारा 2,10,000। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,50,000, तो 2,10,000 1,50,000 टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अच्छा, 1,50,000। फर्नीचर, ये बैलेंस शीट में जाएगा 3,50,000, इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर है 3,50,000, डेप्रिसिएशन 10%, तो 3,50,000 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी 35,000। तो बच रहा है 3,15,000। और जैसे कि हमें पता है कि जब भी ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है तो इसका मतलब इसका एंट्री कंप्लीटेड नहीं है, तो एंट्री कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होता है? डेप्रिसिएशन टू एसेट, जो कि अभी हम लोगों ने कर दिया। एसेट से लेस किया मतलब डेप्रिसिएशन टू एसेट हो गया। अब ये क्लोज कहाँ होता है? पीएल में, तो उसका भी एंट्री डालना पड़ेगा। तो पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं? पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन बोल के। इस वजह से दो जगह एंट्री होता है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री इसी तरह से हमारा ओपन एंड क्लोज होता है। तो 35,000 हुआ था डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू 10% के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 1,90,000। उसके बाद अच्छा, रिटर्न भी था, रिटर्न था, तो चलो रिटर्न को तो लिखना पड़ेगा। रिटर्न मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर, तो रिटर्न में दिखाना पड़ेगा ट्रेडिंग पीएल में। अच्छा, रिटर्न 20 और 12,000 है, तो डेबिट वाला रिटर्न, ये पहला कॉलम डेबिट का होता है। डेबिट रिटर्न कहाँ पर जाएगा? डेबिट रिटर्न जाएगा सेल्स में, और क्रेडिट रिटर्न जाएगा परचेस में। तो परचेस से 12,000 लेस करना पड़ेगा। गड़बड़ हो गया, परचेस से 12,000 लेस करना पड़ेगा।
चलो सेल्स से तो हो जाएगा रिटर्न, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख के इसका अमाउंट इधर पोस्ट कर देंगे। अच्छा, सेल्स का हमारा डेबिट रिटर्न होगा 20,000, तो 9,50,000। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न तो 4,30,000 लेस रिटर्न टू परचेज लेस रिटर्न। परचेज में है, अच्छा परचेज इतना था, रिटर्न हम लोग का हो रहा है 12,000, परचेज में था 4,30,000, 4,30,000 माइनस 12,000, तो 4,30,000 माइनस 12,000, अच्छा ये हो गया 4,18,000। अच्छा, रिटर्न हो गया डिस्काउंट। अब दोनों साइड ही है, तो डेबिट डिस्काउंट भी है, क्रेडिट डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट। तो डिस्काउंट अलाउड है 19,000, डेबिट वाला हमारा लॉस होता है, तो टू डिस्काउंट अलाउड 19,000 बाई डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट है 9,000, डिस्काउंट रिसिप्ट है 9,000, बैड डेब्ट टू बैड डेब्ट। अच्छा, बैड डेब्ट कितना है 5,000। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 लाख, बैलेंस शीट में जाएगा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 लाख। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,87,000, कैश इन हैंड एंड बैंक 1,87,000। और क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 यहां पर होना चाहिए, चलो यहां लिख देते हैं, अभी तो जगह नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग प्रेजेंटेशन सही रखना चाहते हैं तो वहां पर लिखना चाहिए था 1,80,000, वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,80,000 इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 9,50,000 प्लस 1,80,000, तो ये हो जाएगा 11,30,000 माइनस 1,10,000 माइनस 4,18,000 माइनस 40,000, तो ये हो रहा है 5,62,000 जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, और टोटल है 11,30,000। हाँ 11,30,000 था, अब ये इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 5,62,000 प्लस 9,000, तो ये हो जाएगा 5,71,000। 5,71,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 35, 19 और 5,000, ये क्या हो गया 5,71,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 35,000 माइनस 5,000 and 19,000, 1,52,000 टू नेट प्रॉफिट 1,52,000 ट्रांसफर टू कैपिटल। अब इसको हम लोग को कैपिटल में ऐड कर देना है, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। 1,52,000 प्लस 6,50,000 8,02,000 प्लस 1,90,000 9,92,000, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक करना पड़ेगा। माइनस कर लेते हैं 31,500
और इधर 1 लाख और ये इधर 1,80,000 मतलब 2,80,000 2,80,000 और यहाँ पर 2 लाख 4,90,000 माइनस 4,90,000 और ये कितना हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, चलो क्लोज नहीं लिखा तो है क्लोजिंग स्टॉक, देखते हैं फिर से एक बार 31,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,87,000। अच्छा 70, ये क्या हो गया, क्या गलती हो गया मेरा? फर्नीचर तो मैंने लिखा है 3,15,000। अच्छा उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख दिया है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000, कैश इन हैंड एंड बैंक 1,87,000। तो जरूर कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा होगा। 3,50,000 माइनस 35,000, चेक करते कितना होता है। 3,15,000 प्लस ये हो जा रहा है 2,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,87,000। हाँ ठीक है 9,92,000, पता नहीं क्या क्या आ रहा था। अच्छा हाँ 9,92,000 ठीक है वही आ रहा है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 11 में क्या बोला है, देखो इलास्ट्रेशन 11 में एक तो बैलेंस शीट दिख रहा है, हमें बोल रहा है सो ओपनिंग एंट्री। अच्छा अब हमें यहाँ पर बोला है ओपनिंग एंट्री दिखाओ इस बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री कैसे होगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि हम लोग इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट ये एक्चुअली क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट है, अगर तुम लोग देखो तो ये क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट है। हम लोग ट्रायल बैलेंस से लिख रहे हैं ना, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंसेस रहता है, तो क्लोजिंग उस बैलेंस से ही तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बैलेंस शीट बना हुआ है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, जो ट्रेडिंग में जाता है, जो पीएल में जाता है पीएल में लिखते हैं, जो बैलेंस शीट में जाता है बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस शीट में जो लिख रखा है ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंसेस है। अब हमें इसका ओपनिंग एंट्री लिखना है, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट को ओपन करना है। तो फिक्स्ड एसेट एक एसेट होता है, ओपन करने से वो डेबिट होगा। अगर इसका लेजर बनाते हैं तो हम लोग कैसे लिखे? फिक्स्ड एसेट टू बैलेंस बीडी लिखता है, इसका मतलब इसे ओपन कर दिया, इस अकाउंट को ओपन कर दिया, और जो भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर होगा उसके बाद फिर से क्लोजिंग मिलेगा। तो फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंट्रीज डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 1,88,000 से होगा, कैश डेबिट 36,200 से होगा। फिर टू कैपिटल, टू ट्रेड पेबल, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो वही चीज किया हुआ है। फिक्स्ड एसेट 1,25,600, इन्वेंट्रीज 2,06,400, ट्रेड रिसीवेबल 1,88,000। अच्छा कैश डेबिट देखो 36,200, टू ट्रेड पेबल 164, टू बैंक ओवरड्राफ्ट देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 1,46, टू कैपिटल 2,40। और जो प्रोविजन इधर लेस हो रहा है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वहां पर प्रेजेंटेशन में देखा था कि प्रोविजन इधर लिखने का माइनस करने करके लिखना है अगर इधर लिखना है, या फिर इधर अगर लिखना है तो हम लोग इस तरह से ऐसे लिखेंगे। तो ये तो ऑलवेज लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन क्रिएट करना क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो हम लोग इस तरह से इसे लिखेंगे। तो ये देखो ये हो जाता है हमारा ओपनिंग एंट्री, जब हम लोग एसेट को डेबिट करें, जो डेबिट है उसे डेबिट करें, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट करें। क्लोज का मतलब हम हमेशा बोलते हैं, अगर तुम लोग ध्यान दिए हो तो, कि डेबिट को क्रेडिट कर दो क्लोज हो जाएगा। डेटर को क्लोज करना है टू डेटर करो, अगर डेटर को ओपन करना है तो डेटर को डेबिट करो। तो ओपनिंग एंट्री में ऐसे होगा। और क्लोजिंग एंट्री जो जहां आइटम क्लोज होता है, ऐसे ट्रेडिंग में कुछ आइटम क्लोज होते हैं, कुछ पीएल में क्लोज होते हैं, कुछ बैलेंस शीट में क्लोज होते हैं, तो हम लोग उस तरह से लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा था ये मैंने यहाँ से दिखा दिया क्योंकि काफी आसान है, इसमें और अलग से कुछ करने लायक है नहीं। अच्छा देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे तो यहाँ पर तुम लोग को एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारा आइटम है और एडजस्टमेंट भी काफी सारा है। हम लोग को बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, और ये सम्स जो है ये काफी लेंदी है, ठीक है। देखते हैं चलो फटाफट करके इसको इसको करके ही देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 12, तो हम ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के लिख रहे हैं। लेकिन तुम लोग, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन जैसा होता है वैसे ही तुम लोग को करना है, शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है, ये हम बार बार बोल दे रहे हैं। अगर शॉर्टकट करोगे तो नंबर कट जाएगा, नंबर देगा ही नहीं। हो सके तो ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ही ना दे। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो हम 2 पेज छोड़ के यहाँ बैलेंस शीट लगा रहे हैं, बैलेंस शीट।
तो जब क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम लोग को पहले देख लेना चाहिए कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन कौन से रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। जैसे कि इन यहाँ पर देखो तो बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि one steel table purchased during the year 14,000 was sold for the same price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। क्यों? हम लोगों ने एक स्टील टेबल जो है परचेस किया था 14,000 से, उसको बेच दिया और उसको हम लोगों ने सेल में दिखा दिया। बट सेल में हम लोग क्या दिखाते, जो हमारा ट्रेडिंग इनकम है, ट्रेडिंग इनकम मतलब जिस चीज का हम लोग बिजनेस करें, हमारे पास कोई एसेट पड़ा हुआ था, वो हमें बेचना था, हम लोगों ने बेच दिया, उससे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा सेल में नहीं जाना चाहिए, मतलब वो ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, वो पीएल में जाना चाहिए। अगर वो सेल करके हमारा कुछ भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो वो हमें कहाँ दिखाना चाहिए, वो सेल्स अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। सेल्स में अगर दिखा रहे हैं तो मेरा सेल्स जो है वो ज्यादा दिख रहा है, हम लोग को उसको सही करना पड़ेगा, वहां से लेस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सेल मतलब कोर बिजनेस इनकम का होता है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। देखते हैं ये किस चीज का बिजनेस कर रहे, कहीं लिखा हुआ है क्या? Sri Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Messrs Gavaskar Vishwanath and Company at Bombay। तो इनका क्या है, मुझे लगता है ये कुछ गारमेंट्स वगैरह का बिजनेस होगा शायद, ठीक है। स्टाइल ऑफ मेसर्स गावस्कर एंड विश्वनाथ। तो फिर जो भी हो, ये तो पता चल रहा है कि स्टील टेबल बेचने का इन लोग का बिजनेस है नहीं, तो अब बेचा है मतलब कुछ एडिशनल एसेट वगैरह था या फिर एसेट अनयूज था तो उसे बेच दिया, लेकिन उसको सेल में दिखाया है तो सेल ज्यादा दिख रहा है। अगर हम लोग इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारा जीपी ज्यादा दिखेगा, उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऑफिस इक्विपमेंट में बोला है डेप्रिसिएशन 15%। परचेस ऑफ ए टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। अब टाइपराइटर एक एसेट होता है, अगर एसेट हम लोग परचेस कर रहे हैं उसको परचेस में दिखाएंगे तो जीपी तो बहुत कम दिखेगा, क्योंकि एसेट को हम लोग उसका डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो वही पढ़ रहे हैं, एसेट का खर्चा हम लोग एट ए टाइम दिखाएंगे तो पीएल तो डाउनफॉल चला जाएगा, वो दिखाना परमिसिबल नहीं है। हम लोग इसीलिए नहीं है क्योंकि एसेट हम लोग एक साल के लिए नहीं यूज कर रहे, मोर देन 1 ईयर, तो फिर धीरे धीरे उसका खर्चा को हम लोग एज ए डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये परचेस में दिखाया तो परचेस ज्यादा दिख रहा है, जिस वजह से जीपी कम हो जाएगा, तो इसको परचेस से हमें आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब परचेस को हमें 40,000 से लेस करना पड़ेगा ताकि परचेस हमारा जो ज्यादा अमाउंट का दिख रहा है वो कम दिखे। जैसे कि अगर परचेस 1 लाख है, मुझे नहीं पता कितना है, तो उसमें 40,000 अगर टाइपराइटर का है तो बिजनेस परचेस कितना हो गया, ये तो एसेट परचेस है, तो स्टॉक परचेस 60,000 का होगा, तो हमें उसी तरह से दिखाना पड़ेगा। मोटर कार 20%, तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में एक एडजस्टमेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल 12% पर एनम, लोन जो है उस पर इंटरेस्ट 12% लगेगा, लोन लिया हुआ है 1 मई को। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है 5% मेंटेन करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये तो पर्सनल खर्चा है, हम अपने बिजनेस का, मतलब ये जो मिस्टर गावस्कर है उनका पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा वो अपने बिजनेस के पीएल में दिखा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, ये गलत है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा ज्यादा दिख रहा है, वहां पर ये हमें लेस कर देना चाहिए, ठीक है। और ये ड्राइंग्स दिखा देना चाहिए, क्योंकि नीचे का जितना भी एडजस्टमेंट है 2 जगह जाएगा, ठीक है। अभी हम लिखेंगे तो दिखा देते हैं कैसे 2 जगह जाता है। और बैलेंस इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड ऑफ 1/4 से 30 जून तक का है, लेकिन ये अप्रैल टू मार्च वाला है जो हमारा ट्रांजैक्शन है, तो जून तक का पेमेंट किया हुआ है, तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है, प्रीपेड है, तो उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं, जैसे जैसे हमारा इंफॉर्मेशन है उसे लिखते हैं। तुम लोग को क्या करना है, एग्जाम टाइम में जब तुम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को अपने इंफॉर्मेशन के आगे पॉइंट लिख देना है। जैसे ये बिल्डिंग का अगर डेप्रिसिएशन है तो उसमें 0.1 लिखना है। आई थिंक 0.1 में ही बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ था, ये देखो डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर 1 लिख देना है, ताकि जब तुम लोग बिल्डिंग का पोस्टिंग करोगे तो तुम लोग उसमें प्लेस जो है वो छोड़ दो, ताकि डेप्रिसिएशन वहां पर एडजस्ट हो जाए। तो पहले हम लोग सारा पॉइंट को लिख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कैश इन हैंड। देखो बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, तो हम लोग लिक्विडिटी वाला नहीं परमानेंस वाला फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 14,000, कैश एट बैंक 26,000, अच्छा 26,000 कैश एट बैंक। अच्छा उसके बाद सन्ड्री डेटर 8,60,000, सन्ड्री डेटर यहाँ पर लिखते हैं, सन्ड्री
डेटर, इस पे प्रोविजन क्रिएट करने बोला था, ठीक है, मुझे याद है कि प्रोविजन क्रिएट करने बोला था, इसीलिए हम इसको इनर कॉलम में बोल रहे हैं। जब एडजस्टमेट होगा तो लिख देंगे। तो तुम लोग तो अपना लिख के रखोगे तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर लगा के रखोगे। स्टॉक 1/4 का है, मतलब ओपनिंग है 6,20,000, टू ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। ट्रेडिंग में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर 2,14,000, इस पे बैलेंस शीट में जाएगा और इस पे डेप्रिसिएशन भी बोला था। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,14,000, तो इसका जगह छोड़ देते हैं फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पर जगह छोड़ दिया मैंने 2,14,000। उसके बाद आ रहा है ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000, ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000, इस पे भी हमें डेप्रिसिएशन बोला था। और यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा, टाइपराइटर का भी एक प्रॉब्लम था, ठीक है, टाइपराइटर को देखते हैं कहाँ लिख सकते हैं, वो क्या ऑफिस इक्विपमेंट में इंक्लूडेड था, ऐसा कुछ बोला था, तो ज्यादा प्लेसेस छोड़ना पड़ेगा हमें। देखते हैं, टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट में 15%, परचेस ऑफ टाइपराइटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो ऑफिस इक्विपमेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट अलग से होगा, पॉइंट देख लेते हैं। चलो यहाँ पर अभी तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख लिया 1,60,000, डेप्रिसिएशन के लिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग 6 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, ये ऊपर लिखने से ठीक रहता, चलो अभी लिख लेते हैं, थोड़ा इधर उधर होगा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग, बिल्डिंग है 6 लाख, इस पे भी डेप्रिसिएशन बोला था, ये एकदम स्टार्टिंग में लिखने से बेटर होता, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, बिल्डिंग हो गया। मोटर कार 2 लाख, मोटर कार, मोटर कार पे डेप्रिसिएशन था कि नहीं था, शायद मोटर कार, तो डेटर को और भी नीचे लिखना पड़ेगा 8,60,000, यहाँ पर मोटर कार लिख देते हैं, मोटर कार 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, मोटर कार 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन। सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000, इधर लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 4,30,000। ये डेटर जो है यहाँ मैंने मिटा दिया, इसको लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो, सन्ड्री डेटर हम लोग का था 8,60,000 और इस पे पीवीडीडी था, तो लेस पीवीडीडी, इतना जगह हो जाएगा, काफी है। अच्छा, उसके बाद लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख, अब इस पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी था, तो यहाँ पर लिखते हैं लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख, इसका कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो हम लोग यहाँ पर नीचे आउटस्टैंडिंग बोल के लिख देंगे, ऐड करके नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में इसे लिख सकते हैं। बहुत लोग इसको माइनस करके भी लिखते हैं, बट हम ऐसे लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये अगर दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, या अगर चाहो तो तुम लोग माइनस वाला भी कर सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा 30,000, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था। परचेज 14 लाख, लेकिन परचेज में कुछ एडजस्टमेंट है, तो टू परचेज, परचेज में काफी सारा एडजस्टमेंट है, एक रॉन्गली यहाँ पर इंक्लूडेड है, उसे भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा 14 लाख। अच्छा, इसके लिए भी हमें जगह छोड़ देना है। परचेज रिटर्न 26,000, ये लेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं लेस परचेज रिटर्न 26,000, ये लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद सेल्स है 23 लाख और सेल्स रिटर्न है, तो बाई सेल्स 23 लाख और लेस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 42 लाख, सॉरी कितना था 42,000। यहाँ पर एक गलती से हम लोगों ने फर्नीचर का भी सेल लिखा था, उसको भी एडजस्ट करेंगे। सैलरी 1,10,000, ये भी लिखना पड़ेगा, लेकिन ये पीएल में जाएगा, टू
सैलरी, ठीक है, सैलरी हो जाएगा 1,10,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मुझे जितना याद आ रहा है रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब में था। रेंट फॉर गोडाउन 55,000 टू रेंट 55,000 और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग था वो ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ आउटस्टैंडिंग हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000। इसका भी हमारा एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट इसलिए होगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1.5 का बोला था, देखना पड़ेगा कि कब का हो रहा है लोन। ये 12% बोल रखा है इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट जो है 12% पे कितना होता है, तो लोन कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। लोन का अमाउंट था 3 लाख। 3 लाख, हाँ बोलो। ম্যাম শেষ বলছি ম্যাম। হ্যাঁ বলো কি বলছো। আমি একটু বেরোচ্ছি ম্যাম, আমি ক্লাস থেকে ম্যাম, আর্জেন্ট একটা কল এসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে ম্যাম। हम्म, अच्छा देखो यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 दिया हुआ है, 27,000 और हम लोगों को बोला था 3 लाख का लोन है और 1.5 को लिया हुआ है लोन 3 लाख, तो 3 लाख इनटू लोन का इंटरेस्ट देख लेते हैं। लोन का इंटरेस्ट कितना है और कब लिया है। लोन का इंटरेस्ट है 12%, तो 12% मई में लोन लिया है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 11 मंथ्स हो रहा है, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 33,000 हो रहा है टोटल लोन का इंटरेस्ट, जबकि पेमेंट कितना किया है, लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है 27,000, ठीक है 27,000। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 33,000 और ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना हो जा रहा है आउटस्टैंडिंग, अगर ये टोटल 33 है तो हमारा आउटस्टैंडिंग हो रहा है 6,000, जो कि हमें दिया हुआ नहीं था, हमें इस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो गया 6,000। अच्छा उसके बाद यहाँ पर सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट, अच्छा रेट्स एंड टैक्सेस 21,000। चलो रेट्स एंड टैक्सेस टू रेट्स एंड टैक्सेस, इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन अलग नहीं था, मतलब कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, तो 21,000। डिस्काउंट अलाउड 24,000 टू डिस्काउंट अलाउड 24,000। अच्छा उसके बाद है डिस्काउंट रिसिप्ट 16,000, तो इधर लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसिप्ट 16,000। अच्छा उसके बाद फ्रेट ऑन परचेज, तो ये ट्रेडिंग में जाना चाहिए 12,000 टू फ्रेट ऑन परचेज बोला है, तो फिर टू फ्रेट बोल के 12,000 यहाँ पर चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये पीएल में जाएगा, टू कैरेज आउटवर्ड 20,000, टू कैरेज आउटवर्ड 20,000। अच्छा उसके बाद ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल से लेस हो जाएगा 1,20,000, लेस ड्रॉइंग्स 1,20,000। अच्छा लेस ड्रॉइंग्स हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अच्छा इधर लिखना पड़ेगा, चलो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है हमारा 18, इलेक्ट्रिसिटी 22, टू इलेक्ट्रिसिटी 22। अच्छा उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे एडजस्टमेंट होगा 55 टू इंश्योरेंस प्रीमियम 55,000, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। जनरल ऑफिस एक्सपेंस 30,000, तो टू इसका जगह छोड़ना पड़ेगा, टू जनरल ऑफिस एक्सपेंस, जनरल ऑफिस एक्सपेंस 30,000, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा उसके बाद बैड डेप्ट 20,000, बैंक चार्ज 16,000, टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट टू बैंक चार्ज। बैड डेप्ट और बैंक चार्ज था 16,000, बैड डेप्ट था आई थिंक 20,000, बैड डेप्ट 20, बैंक चार्ज 16। अच्छा
मोटर कार एक्सपेंस था, ये देखो 2 मोटर कार एक्सपेंस, मोटर कार एक्सपेंस 36,000, मोटर कार पे खर्चा हुआ होगा, रिपेयर्स वगैरह हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। मोटर कार एक्सपेंस का खर्चा है 36,000। अच्छा, कैपिटल 16,20,000, लगभग हो ही गया हमारा पोस्टिंग, बस अब एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखेंगे हो जाएगा। कैपिटल हो जाएगा 16,20,000। तो ऐसे लिखने से बहुत फास्ट हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन लिखते जाओ। बिल्डिंग पे 5%, तो बिल्डिंग पे 5% एट द रेट ऑफ 5%, तो 1,60,000 इंटू 5% कितना हो रहा है 8,000 माइनस इक्वल टू 1,52,000, 1,52,000, और ये क्लोज हो जाएगा पीएल में। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन बोल के, टू डेप्रिसिएशन पहले यहाँ पर लिख देते फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे चला जाएगा। नहीं, ये किस पे लगाया मैंने, फर्नीचर फिक्सचर पे लगाया, ऑफिस इक्विपमेंट पे 5,000। चलो ऑफिस इक्विपमेंट पे लगाया मैंने 8,000। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट पे 8,000 लगाया। ऑफिस इक्विपमेंट 8,000। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर 10%, फर्नीचर फिक्सचर 10%, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,14,000 इंटू 10%, 21,400। फर्नीचर एंड फिक्सचर 21,400। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर में कुछ एडजस्टमेंट था हमारा, देख लेते हैं। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग 14,000 वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, ये रॉन्गली सेल्स अकाउंट में गया है। हाँ, तो ये तो ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर पे कितना बोला है, 10% बोला है। फर्नीचर फिक्सचर मैंने 2,14,000 लिखा, क्या मैंने गलत लिखा? फर्नीचर फिक्सचर शायद गलत लिख दिया है। फर्नीचर फिक्सचर ये कैश इन हैंड 1 2 3 4, ये 5 नहीं, 2,14,000 ठीक ही तो लिखा है, 2,14,000। अच्छा, ये भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो एक स्टील टेबल जो हम लोगों ने खरीदा था वो तो बेच दिया, स्टील टेबल जो बेच दिया, तो फर्नीचर परचेज यहाँ पर हमारा लेस हो जाना चाहिए, सेल ऑफ टेबल, ठीक है। कितना हो जाएगा 14,000, ये लेस हो जाएगा। फिर बचा कितना, 2,14,000 से 14,000 लेस करने से बचेगा 2,00,000। अब 2,00,000 पे डिप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि फर्नीचर पे ही वो स्टील टेबल आएगा, तो एट द रेट ऑफ 10%, तो फिर वो हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा 20,000, 2,00,000 और यहाँ पर 20,000, ये भी लेस हो जाएगा, ये 2,00,000 पे लगा, 2,00,000 पे लगा, तो फिर ये बन रहा है हमारा 1,80,000, 1,80,000। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन 20,000 लिखना पड़ेगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000। उसके बाद यहाँ पर ये जो 14,000 है, ये क्योंकि सेल में इंक्लूडेड है, फिर सेल से भी इसे लेस करना पड़ेगा। लेस सेल रॉन्गली इंक्लूड 14,000, यहाँ पर मेरा 14,000 का सेल ज्यादा दिख रहा है, चलो इसका एडजस्टमेंट जो बचा हुआ था इसको कर लेते हैं। 23,00,000 माइनस 14,000 माइनस 42,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,44,000, 22,44,000। चलो पहला ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने दो जगह कर लिया। अच्छा, बिल्डिंग का भी कर लिया 5%। अच्छा, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 15%, परचेज ऑफ ए टाइपराइटर 40,000 परचेज में इंक्लूडेड है, तो परचेज से लेस कर देते हैं, लेस टाइपराइटर wrongly एडिट। कितने का टाइपराइटर है 40,000। अच्छा, तो 14,00,000, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस 40,000 माइनस 26,000, तो ये बन रहा है 13,00,000, ये ओवरऑल बन रहा है 13,34,000।
अच्छा, अब टाइपराइटर का एडजस्टमेंट यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो टाइपराइटर हम लोगों ने खरीदा है, तो एक एसेट तो बन रहा है कितना, 40,000 का। तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइपराइटर। यहाँ पर एसेट में लिखना पड़ेगा टाइपराइटर, बट जगह तो रहा नहीं। चलो नीचे लिखते हैं फिर एक बार, टाइपराइटर 40,000। अच्छा, ये ऑफिस इक्विपमेंट में आना चाहिए। तो ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 15% था, तो इस पे भी 15% लगाएंगे। 40,000 इंटू 15%, तो ये हो जाएगा 6,000। तो बचा कितना, 34,000। 34,000। तो 6,000 का और एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 प्लस 6,000, टोटल इतना डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट में होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, इसको यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा, पीछे लिखेंगे, जगह तो है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, ये भी 2 बार पोस्ट हो गया। 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने का रेंट बाकी है। तो इसका मतलब जो रेंट शो हो रहा है वो कितना होगा, 10 months का होगा। वो 10 months का दिया हुआ है, तो फिर हमें 2 month का कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। तो रेंट का देखते हैं, रेंट का मैंने कहाँ लिखा था, शायद इसके आगे लिख रखा था। चलो, रेंट यहाँ पर लिख रखा था। तो ये कितने मंथ का होगा, ये 10 month का होगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 2 months का। अगर 55,000 10 month का है, तो एक एक मंथ का कितना हो गया, 5,500 प्लस 2 months का कितना हो जाएगा, 11,000। तो यहाँ पर हो गया 66,000। और ये लाइबिलिटी साइड में भी चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 11,000। उसके बाद रेंट का भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो पहले ही कर दिया था। प्रोविजन 5% क्रिएट करना है डाउटफुल डेटर पे, तो 5%, यहाँ पर पीबीडीडी 5%, तो 8,60,000 पे 5%, तो ये हो जाएगा 43,000। बच रहा है कितना, 8,17,000। अच्छा, पीवीडीडी टू पीवीडीडी हो जाएगा, यहाँ पर पीएल में भी चार्ज करना पड़ेगा। टू पीबीडीडी 43,000, ठीक है, 43,000। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 प्रोप्राइटर का है, जो हमें माइनस कर देना चाहिए, और बैलेंस जो है उसमें भी एक्स्ट्रा किया हुआ है। तो पहले माइनस करते प्रोप्राइटर वाला इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लेस करना पड़ेगा हमें प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का खर्चा यहाँ नहीं दिखा सकते, जो कि है 40,000, ठीक है। तो बच रहा कितना है, 15,000। इसमें भी प्रीपेड है, इसमें भी प्रीपेड है। प्रीपेड हमें लेस करना पड़ेगा। प्रीपेड कितना है, प्रीपेड है हमारा अप्रैल से लेके जून तक का। तो अप्रैल से लेके मार्च तक का होना चाहिए, 31 मार्च 2020। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 months का एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 3 months का हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 15 महीने का है, 12 और 3 15 होता है। तो 15 महीने का अगर 15,000 है, तो एक एक महीने का कितना हो रहा है, 1,000। तो 3 महीने का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3,000। 3 महीने का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, तो बचा कितना, 12,000, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। आई होप कि मैंने सारा चीजें लिख लिया। चलो देख लेते एक बार करके। $22,44,000 प्लस 4,40,000, 26,84,000। और यहाँ पर हो जाएगा 2 GP 26,84,000 माइनस 12,000 माइनस 13,34,000 और माइनस 6,20,000। तो ये हो जा रहा है 7,18,000 बाई GP।
7,18,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000, तो ये हो रहा है 7,64,000। 7,64,000। तो यहाँ पर ये माइनस करके देखते हैं, माइनस 1,10,000 माइनस 66,000, 3321, 3321, 24, 20, 18, 22, 12, 30 और यहाँ पर 20, 16, 36 और इधर 43 और यहाँ पर 20 माइनस 20 और यहाँ पर ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 8 और 6, 8,000 और 6,000, तो ये हो जा रहा है 2,59,000। अच्छा, यहाँ पर आंसर तो है टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पर हो रहा है 1,73,000 होना चाहिए। मेरा क्या टैली नहीं हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं इन लोग के साथ ही। 1,10,000, 66,000, फिर रेंट रेट्स 21,000 लिखा है, डिस्काउंट अलाउड 24,000 लिखा है मैंने, कैरेज आउटवर्ड 20,000 ये भी नोट डाउन किया है, कैरेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी 18, इलेक्ट्रिसिटी 22, चलो प्रिंटिंग स्टेशनरी 18, ये इलेक्ट्रिसिटी 22, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000। अच्छा, डेप्रिशिएशन टोटल हो रहा है हमारा 1,20,000 होना चाहिए, डेप्रिशिएशन टोटल 1,20,000। अच्छा, 8,000, 6,000 प्लस 20,000 तो 34 हो रहा है, मैंने कुछ डेप्रिशिएशन नहीं लिखा होगा। अच्छा, बाकी चेक कर लेते हैं। जनरल एक्सपेंस 30,000, बैंक चार्जेस 16,000 लिखा है मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी, ये तो आगे देख लिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, मोटर कार एक्सपेंस 36,000, पीवीडीडी 43, वो उन लोगों ने एडजस्ट करके लिखा, ठीक है। मेरा डेप्रिशिएशन पे गड़बड़ है, डेप्रिशिएशन 1,20,000 होना चाहिए, डेप्रिशिएशन बिल्डिंग पे हो रहा है 30,000, बिल्डिंग का नहीं लिखा क्या मैंने? ओ, बिल्डिंग अभी तक किया नहीं, चलो डेप्रिशिएशन बिल्डिंग पे कितना लग रहा है? 5%। 30,000, 5% यानी 30,000, तो ये बन जा रहा है कितना? 5,70,000, 5,70,000 बन रहा है, ठीक है। और मोटर कार पे भी लगना चाहिए। अच्छा, मोटर कार पे कितना लगेगा? मोटर कार पे ऑफिस इक्विपमेंट 15%, वन स्टील। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट मोटर कार पे 20%, ये सब लिखा नहीं मैंने, 20% मतलब 40,000, तो 40,000 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1,60,000, तो 30 और 40 और भी डेप्रिशिएशन जाना चाहिए, 30 और 40। चलो यहाँ पर मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार पे डेप्रिशिएशन जाएगा 40,000। अच्छा, और बिल्डिंग पे 30,000। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर ये सब आउटर कॉलम में लिख देते हैं, फर्नीचर फिक्सचर जाएगा 20,000, तो 40, 30, 20। ऑफिस इक्विपमेंट में जाएगा 30,000, यहाँ पर मेरा कुछ गलत हुआ है आई थिंक। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पर 1,60,000 पे था और इधर टाइपराइटर पे था ये 15। अच्छा, ये भी तो 15% होगा, मैंने शायद गलती से उसे 15% कर लिया। 1,60,000 इंटू 15%, 24,000, 24,000 और इसका वैल्यू आता है 1,36,000, तो 24 और 6 टोटल 30, 24 और 6 होना चाहिए, तो 24 और 6 होगा, ये वाला 24,000 होगा, तो ये 30,000। चलो डेप्रिशिएशन टैली हो रहा है, बस वही है मेरा टैली नहीं हो रहा था, बाकी सब तो ठीक है। चलो, तो नेट प्रॉफिट हम एक बार इसको लिख लेते हैं, 1,73,000 ही हो रहा है, ठीक है, 1,73,000। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट 1,73,000, लेस करना पड़ेगा ड्रॉइंग्स। कौन सा वाला ड्रॉइंग्स था? इंश्योरेंस प्रीमियम वाला था, इंश्योरेंस प्रीमियम।
तो ये 40,000 लिख देते हैं। और कोई ड्राइंग्स है? ये तो ऑलरेडी लिख लिया है मैंने, तो यहाँ पर एडजस्ट करने से आएगा 16,33,000। ठीक है, 16,33,000। और इधर आ रहा है मेरा 11,000, फिर उसके बाद आ रहा है 3,00,000, 3,06,000, 4,30,000। इसका टोटल हो जाएगा, यहाँ से ही एक बार लिख लेते हैं, ये देखो इसका टोटल हो जाएगा 23,80,000, इतना आ रहा है। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1,80,000, 1,80,000 और इधर हो रहा है 1,36,000, 1,80,000 और 1,36,000, 1,80,000, 1,36,000, 5,70,000 और 1,60,000, फिर से 1,60,000। अच्छा, 81,700 प्लस 26,000, 14,000 और 34,000 और लास्ट इधर 4,40,000 और 3,000। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखना पड़ेगा। चलो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं 4,40,000। लिखा আছে তো। না এটা লিখিনি তো, 4,40,000 লিখিনি। ফার্নিচার, অফিস ইকুইপমেন্ট, বিল্ডিং, মোটর কার, সান্ড্রি। ক্লোজিং স্টক, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স, তারপর আবার ক্লোজিং স্টক। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা লেখা আছে, দাঁড়াও দেখে নিচ্ছি। তাহলে মিলছে না, কিটা লিখিনি আমরা, চেক করে নি। বিল্ডিং 5,70,000, ঠিক আছে, বিল্ডিং 5,70,000। মোটর কার 1,60,000, ঠিক আছে, 5,70,000 মানে অফিস ইকুইপমেন্ট 1,70,000, 1,70,000 হচ্ছে 1,36,000 and 34, 1,36,000 আর 34,000, তো 1,70,000, ঠিক আছে, এটাও আমার হচ্ছে 1,70,000, 1,70,000। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে 1,80,000 ফার্নিচার ফিক্সচার, 1,80,000 কারেক্ট, ফার্নিচার ফিক্সচার 1,80,000। 4,40,000 স্টক ইন ট্রেড ওদিকে লেখা আছে। ডেটার 8,17,000, ডেটার 8,17,000, ক্যাশ ইন হ্যান্ড, ক্যাশ এট ব্যাংক 26। আচ্ছা, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স লিখেছি, তা নিশ্চয়ই অ্যাড ভুল করছি, চেক করে নিচ্ছি। 1,80,000 প্লাস 1,36,000 প্লাস 5,70,000, 1,60,000, 817 ওটাই তখন ভুল করেছি, 8,17,000 কে 81,700 করেছি। আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, 26,000, 14,000, 34,000 আর 3,000, 4,40,000, 23,80,000। হ্যাঁ, ট্যালি হচ্ছে 23,80,000। হুম, ঠিক আছে, এখানে ডেপ্রিসিয়েশনের জায়গাটাতে ওই পার্সেন্টেজটা ভুল হয়েছিল, বাকি আমাদের ঠিক আছে। तो देखो यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बस ये कंप्लीट हो गया। बस प्रोविजन और रिजर्व का एक पॉइंट है कि प्रोविजन किसे बोलते हैं, रिजर्व, वो हम बता देंगे। और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होने से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये लेकिन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम करवाएंगे। ठीक है, आज तो इतना ही करते चलो।